कल हम लोगों ने कन्वेंशनल टाइप के रिपीटर की बात की थी। इसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि 24 वोल्ट डीसी की सप्लाई पर वो काम करता है और जो करंट वो लेता है रिपीटर जो है वो 20 मिली एम्पियर से भी कम करंट होती है। डिपेंड करता है कि आपने कितनी एम्पलीफायर कार्ड लगाई हैं। जनरली वो 20 मिली एम्पियर की करंट लेता है। कार्ड बढ़ाएंगे तो ये करंट भी बढ़ेगी फिर। इसमें जो हम गेन सेट करते हैं मैक्सिमम गेन सेट हो सकती है 24 डीबी की, और ये गेन सेट होती है 0.5 डीबी के स्टेप्स में। तो पुराना जो कन्वेंशनल रिपीटर होता था उसमें रेजिस्टेंस के पैड लगा करके गेन को एडजस्ट किया जाता था, लेकिन बाद में जो नए कंपनियों ने प्रोवाइड किए एम्पलीफायर कार्ड, उसमें उन्होंने डिप स्विच की सेटिंग दे दी। डिप स्विच की सेटिंग के से हम जो है गेन सेट कर सकते हैं। इसमें जो चूंकि आरई केबल पे काम कर रहा है, तो आरई केबल कैसी होती है, लोडेड केबल होती है, तो इसका इम्पिडेंस जो होता है केबल का 1120 ओम होता है इनपुट और आउटपुट में। रिटर्न लॉस जो होता है ये -18 डीबी से कम होना चाहिए। आउटपुट रिटर्न लॉस जो है वो -20 डीबी से कम होना चाहिए। और जो लीक एम्पलीफायर हम लगाते हैं वो हमने कल चर्चा की थी कि -20 डीबी से इसमें हम रिसीव पेयर की आवाज़ को रिड्यूस करते हैं, अटेन्यूएट करते हैं, और उसको ट्रांस पेयर पे हम फिर उसके बाद में फीड कर देते हैं कन्वेंशनल एम्पलीफायर में। ये कंट्रोल फोन के स्पेसिफिकेशन है। इसके जानने की चीज़ क्या है, 12 वोल्ट डीसी पे काम करता है, 1 एम्पियर की रेटिंग होती है इसकी, 500 मिली एम्पियर का जो करंट है ये लेता है। और इनपुट लेवल कितना हो सकता है, 0 से -30 डीबीएम के बीच में ये काम करेगा। इसके बाद में अगला जो सिस्टम है वो है इक्वलाइजर एम्पलीफायर सिस्टम। इक्वलाइजर एम्पलीफायर सिस्टम हम लेकर के आए कन्वेंशनल सिस्टम के बाद में। कन्वेंशनल सिस्टम में क्या तकलीफ थी कि इसमें जब केबल बिछाई जाती है तो उसमें तरह तरह के ज्वाइंट लगाए जाते हैं। कौन से ज्वाइंट लगते हैं, तो नॉर्मल ज्वाइंट लगता है, ड्रम खत्म हो जाने के बाद में दूसरा ड्रम जोड़ना है तो। फिर इसके बाद में अ, आपको डेरिवेशन ज्वाइंट लगाने हैं सॉकेट खड़ा करने के लिए, या गेट पर कनेक्शन देने के लिए, या किसी ऑफिस में कनेक्शन देने के लिए। फिर आपको इसमें 3 एक्स्ट्रा जॉइंट और लगाने पड़ते हैं। एक कंडेंसर जॉइंट होता है कैपेसिटेंस बैलेंसिंग करने के लिए। कैपेसिटेंस बैलेंसिंग करते क्यों है, क्योंकि हमको क्रॉस टॉक को रिड्यूस करना होता है। वैसे आइडियली क्रॉस टॉक 0 होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि 0 नहीं होता, लेकिन ये -60 डीबी से भी कम हो जाती है वैल्यू। तो इतनी वैल्यू कम होती है कि हमारे कान सेंस नहीं कर पाते। ठीक है, क्रॉस टॉक आपको मालूम होगा, एक पेयर की आवाज़ दूसरे पेयर में सुनाई देना। इंडक्शन के कारण ये क्रॉस टॉक होता है। एक पेयर में जो करंट जा रही है वॉइस करंट, उसके कारण इंड्यूस वोल्टेज जनरेट होते हैं, जो कि दूसरे पेयर पर, तीसरे पेयर पर जो केबल के अंदर जो और पेयर हैं उनमें चले जाते हैं इंड्यूस वोल्टेज, और वो हमको क्रॉस टॉक की तरह सुनाई देता है। फिर उसको दूर करने के तरीके क्या है, पहला तो है ट्विस्टेड पेयर। पेयर को हम ट्विस्ट कर देते हैं। ट्विस्टिंग करने से क्या होता है कि जो इंड्यूस वोल्टेज आते हैं वो दोनों तारों में इक्वल एंड अपोजिट होकर के कैंसिल आउट हो जाते हैं। उसके बावजूद भी कुछ समस्या बची रहती है, तो हम कैपेसिटेंस बैलेंस चेक करते हैं पहले मीटर के द्वारा, और जो भी अनबैलेंस हुआ है उसको हम एक्स्ट्रा कैपेसिटेंस जोड़ते हैं एक निश्चित अंतराल पे। तो ये ज्वाइंट लगा करके किया जाता है आरई केबल में। उस ज्वाइंट का नाम है कंडेंसर ज्वाइंट। और ये एक कंडेंसर ज्वाइंट से दूसरे कंडेंसर ज्वाइंट के बीच की दूरी 1830 मीटर होती है। एक लोडिंग सेक्शन के बराबर की लंबाई है ये। और एक कंडेंसर ज्वाइंट और एक लोडिंग कॉइल ज्वाइंट के बीच की दूरी जो है वो 915 मीटर होती है। ठीक है, तो जैसे मैं एक चित्र बना करके आपको समझाऊं यदि कि ये कैसे बनता है, तो जैसे हम ये केबल हट से या हम रिपीटर से भी चालू किए केबल ले जाना, तो इसका जो ड्रम होता है आरी केबल का वो होता है 457.5 मीटर। 457.5 मीटर का एक ड्रम आता है। इतनी एक ड्रम में इतनी केबल होती है इसमें, 500 भी नहीं होती है कंप्लीट। तो एक ड्रम खत्म हुआ, आपने यहाँ पे ज्वाइंट लगाना है। कौन सा ज्वाइंट लगेगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल ज्वाइंट। फिर अगले ड्रम को बिछाया, कितनी दूरी पहुंच गई आपकी, 457 प्लस 457, ये दूरी हो गई आपकी 915 मीटर। यहाँ पर आप फिर ज्वाइंट लगाओगे,
तो यहाँ जो ज्वाइंट लगता है वो कौन सा ज्वाइंट होता है? कंडेंसर ज्वाइंट होता है। यहाँ पर आपको कैपेसिटेंस चेक करना होता है। मीटर आता है, उसको बोलते हैं कम सेट, कैपेसिटेंस अनबैलेंस मेजरमेंट सेट। फिर 915 से 85 मीटर और आगे चले। 85 मीटर जैसे ही चले तो कितनी दूरी होगी आपकी? 1000। 1 किलोमीटर। आपको मालूम है 1 किलोमीटर पे आपको सॉकेट लगाना होता है। तो सॉकेट यहाँ लगाएंगे तो ये ज्वाइंट जो लगेगा, ये ज्वाइंट को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेशन ज्वाइंट या टी ज्वाइंट या वाई ज्वाइंट। टी, टी का मतलब क्या है? यहाँ टी बन रहा है ना, लेकिन टी का एक और मतलब है, ट्रांसफार्मर ज्वाइंट। ट्रांसफार्मर ज्वाइंट, ट्रांसफार्मर ज्वाइंट। तो ये कहाँ लगेगा? 1 किलोमीटर पे आप लगाओगे सॉकेट खड़ा करने के लिए। फिर यहाँ से 915 से आप चले 85 और फिर आपने पूरा ड्रम यहाँ डाल दिया। तो यहाँ पर जो ज्वाइंट लगेगा वो नॉर्मल ज्वाइंट रहेगा। ये आप हो गए 915 प्लस 457। फिर यहाँ से फिर आप चले अगले ड्रम के लिए। यहाँ जो ज्वाइंट लगेगा वो लगेगा आपका लोडिंग कॉइल ज्वाइंट। ये टोटल दूरी कितनी हो गई? 1830 मीटर हो गई आपकी। 1830 मीटर आरी एरिया में आरी केबल के लिए एक लोडिंग सेक्शन कहलाता है। इसमें हमें क्या करना होता है? एक 1830 मीटर पर जो लोडिंग कॉइल ज्वाइंट लगता है उसमें हम हमारे तार में 88 मिली हेनरी की कॉइल, कॉइल मतलब इंडक्टर, एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। इसको जोड़ने से फायदा क्या होता है कि यदि हम नहीं जोड़ें तो हमारी केबल का लॉस, हमारी जो केबल है आरी केबल, उसका डायमीटर है 0.9 mm। तो उसका लॉस, यदि हम ये ज्वाइंट नहीं लगाएं तो लॉस होगा 0.63 dB पर किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर जाओगे 0 dB फीड करके तो आउटपुट 1 किलोमीटर के बाद में आपको 0.63 मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप लोडिंग कर देते हैं तो ये आपका लॉस, लोडिंग मतलब यही ज्वाइंट लगा देते हैं 1830 मीटर के अंतराल पर केबल में, तो आपका लॉस कम हो जाता है 0.25 dB पर किलोमीटर। ठीक है, ये लॉस आपका कम हो जाता है। इस तरह से इस सेक्शन में चलता है। अब यहाँ से आप जाओगे 1830 में 170 और जाओगे तो आपको एक सॉकेट खड़ा करना है तो टी ज्वाइंट लगेगा। फिर आप ड्रम कंप्लीट करोगे तो नॉर्मल ज्वाइंट लगेगा। फिर अगला ड्रम डालोगे तो आपके इस ज्वाइंट से दूरी हो जाएगी 2 ड्रम की। 2 ड्रम मतलब 915 मीटर। तो एलसीजे ज्वाइंट से 915 मीटर के बाद में जो ज्वाइंट लगेगा वो कंडेंसर ज्वाइंट लगेगा। तो इस केबल को, आरी केबल को बिछाने में ये बड़ी समस्या थी कि आपको नंबर ऑफ ज्वाइंट्स लगाने पड़ते थे। एक ज्वाइंट रह गया बिल्डिंग आउट नेटवर्क ज्वाइंट, तो वो ज्वाइंट के बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं। इसमें समस्या क्या थी कि आपको नंबर ऑफ ज्वाइंट्स बहुत ज़्यादा थे। तो इन्होंने क्या किया कि बोले भैया हम 6 पॉट केबल में इतने ज्वाइंट नहीं लगाएंगे। 6 पॉट केबल का जो ड्रम आता है वो कितना आता है? 1 किलोमीटर का ड्रम होता है। 1 किलोमीटर, जैसे ही आप केबल हट से 1 किलोमीटर चले, आपको क्या करना है? यहाँ पर एक ज्वाइंट लगा देना है जिसमें एक सॉकेट लगा होगा आपका। कौन सा ज्वाइंट कहलाएगा? टी ज्वाइंट। फिर 1 किलोमीटर, फिर टी ज्वाइंट। ऐसे आप चले जाओगे सेक्शन में, और सेक्शन में जाकर के आप अगली केबल हट पे ले जाकर के इसको टर्मिनेट कर दोगे। तो इसलिए ये यहाँ पे लिख रहा है कि कन्वेंशनल सिस्टम की कठिनाई। तो ये कठिनाई थी कि नंबर ऑफ जॉइंट्स बहुत सारे थे, इनको लगाना पड़ता था। दूसरी कठिनाई ये थी कि आरी केबल जो है पेपर इंसुलेशन वाली केबल होती है। थोड़ा सा भी पानी चला गया यदि तो पेपर तुरंत उसको सोख करके लो इंसुलेशन दे देता था। जेली केबल लेकर के आए हम, 6 वॉट केबल। जेली केबल में जेली के कारण पानी या नमी जो है वो बहुत जल्दी प्रभावित नहीं कर पाती कॉपर वायर को। ठीक है, तो इसमें एक चीज हो गई ये। दूसरा कि जो इक्वलाइजर है, इसका मतलब क्या है? इक्वलाइजर क्या चीज है? ये तो इक्वलाइजर जो है ना, इसका मतलब होता है कि जब हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करते हैं, लंबी दूरी का जो कम्युनिकेशन होता है, लंबी दूरी पर जो हम वॉइस फ्रिक्वेंसी भेज रहे हैं, स्पीच सिग्नल, इसका जब हम फ्रिक्वेंसी रिस्पांस देखते हैं तो हम देखते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी के जो सिग्नल हैं उसमें ज़्यादा लॉस हो रहा है ना, और लो फ्रिक्वेंसी में लॉस कम होता है। लेकिन आपको मैंने कल जो पढ़ाया था, एक लेवलिंग करके शब्द बताया था, उसमें मैंने बोला था कि भाई मान लो सेक्शन में -10 dB का लॉस हुआ तो आप एम्पलीफायर में या रिपीटर में कितना गेन सेट कर देंगे? +10 dB। तो ये 10 dB में क्या होगा कि लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी को दोनों को एक जैसा ही वो क्या करेगा? एम्पलीफाई कर देगा। लेकिन इक्वलाइजर
क्या करता है कि हाई फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा गेन देता है, लो फ्रिक्वेंसी को कम गेन देता है। कम गेन का मतलब क्योंकि कम लॉस हुआ है, तो कितना लॉस हुआ है उतनी गेन देंगे लो फ्रिक्वेंसी में, हाई फ्रिक्वेंसी में कितना लॉस हुआ है उतनी गेन देंगे। तो इसमें जो इक्वलाइजर सिस्टम है, इसमें क्या सिस्टम होता है कि जो एम्पलीफायर कार्ड होती है, इसमें आप दो तरह की गेन सेट करते हो। एक तो आप नॉर्मल गेन सेट कर देते हो, जैसे कि पिछले कन्वेंशनल में हम करके आए कि मान लो सेक्शन है, सेक्शन में आपका जैसे अब यही इसको ही हम ले लें, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, लोडिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपकी सेक्शन में लॉस कितना हो जाएगा, 0.63 dB। ये तो लोडिंग वाला ज्वाइंट लॉस है। अब आप 10 किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर में आपकी केबल में कितना लॉस हो जाएगा, 6.3 dB। 10 किलोमीटर के बाद में आपकी केबल हट आ गई और आपने वहां पर एम्पलीफायर लगाया, तो आप एम्पलीफायर में गेन सेट कितना कर दोगे, +6.3, +6.3 आपने गेन सेट कर दिया। अब ये गेन तो आपने वो सेट कर दिया जो कि सेक्शन में लॉस हुआ उसके कारण, लेकिन आपने अभी एक और चीज सेट करनी है कि हाई फ्रिक्वेंसी में लॉस ज्यादा हुआ है, उसको ज्यादा गेन मिलनी चाहिए, लो फ्रिक्वेंसी में लॉस कम हुआ है, उसको गेन कम मिलनी चाहिए। तो कंपनी आपको एक प्रोविजन देती है डिप स्विच के द्वारा कि आप इक्वलाइजेशन जो स्लोप है उसको सेट कर दो गेन में। ठीक है, तो इक्वलाइजेशन स्लोप जो होता है वो क्या करता है, हाई फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा गेन दे देता है, लो फ्रिक्वेंसी को कम गेन दे देता है। तो इस तरह से ये सिस्टम निकल करके आया है। अभी एक चित्र में आपको दिखाऊं, यदि इसमें है, इसमें नहीं है वो चित्र। जो हमारा पुराना कन्वेंशनल सिस्टम है, उस कन्वेंशनल सिस्टम में भी इक्वलाइजर एम्पलीफायर, सॉरी इक्वलाइजर लगाया जाता था, एम्पलीफायर नहीं, इक्वलाइजर लगाया जाता था। वो चित्र मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। होल्ड करें। यहाँ पर मिलेगा हमें। यहाँ पर भी नहीं दिया है इन्होंने। पुरानी कोई किताब की उसमें था, ये लेटेस्ट किताब है हमें लगता है। उसमें आप देखोगे तो क्या होता है उसमें कि जो एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर के बाद में इक्वलाइजर भी लगाया जाता है, किसमें, कन्वेंशनल सिस्टम में। अभी हम जब काम कर रहे हैं इक्वलाइजर एम्पलीफायर में, तो उसमें अभी देख लेते हैं इक्वलाइजर एम्पलीफायर किस तरह से होता है। इक्वलाइजर एम्पलीफायर का एम्पलीफायर बताया है, 4 वे कनेक्टिविटी ऑफ इक्वलाइजर एम्पलीफायर। 4 वे कनेक्टिविटी बोल रहा है, जबकि हमारा जो पुराना एम्पलीफायर होता था कन्वेंशनल, उसमें 3 वे कनेक्टिविटी होती थी। 3 वे और 4 वे क्या चीज़ है, यहाँ इस चित्र में देख लेते हैं। एक एंड आपका ये एक लोकल स्टेशन है ना, लोकल स्टेशन में इक्वलाइजर कार्ड दिखा रहे हैं। तो लोकल स्टेशन में एक कनेक्शन आपका आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये कंट्रोलर एंड से आ रहा है। दो एम्पलीफायर लगे हैं, ट्रांस के लिए एक, रिसीव के लिए एक। फिर आपने एक एम्पलीफायर सेट यहाँ पर लगा दिया है, ये कहाँ जा रहा है, स्टेशन मास्टर ऑफिस के लिए। फिर एक सेट आपने यहाँ लगा दिया है जो कि जा रहा है अगले स्टेशन को, फार एंड को। और एक सेट आपने यहाँ लगा दिया है जो कि जा रहा है, या तो ब्रांच लाइन है वहाँ भेज सकते हो, या आप रेडियो पैचिंग कर रहे हैं तो रेडियो पैचिंग में जाएगा ये। तो ऐसे ये 4 वे 4 वायर कनेक्टिविटी है। ये 4 वायर क्यों, ट्रांस के 2 तार हैं और रिसीव के 2 तार हैं। तो ये इक्वलाइजर एम्पलीफायर हमको एक फैसिलिटी हर स्टेशन पर दे रहा है, ब्रांचिंग की फैसिलिटी, कि हर स्टेशन पर आप ब्रांचिंग के लिए सेपरेट कनेक्शन दे सकते हैं, या रेडियो पैचिंग के लिए सेपरेट कनेक्शन दे सकते हैं। लेकिन ये कनेक्शन तो मिल जाएगा, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी वहीं कनेक्शन आप करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी। अब हम आगे चलते हैं कि ये इक्वलाइजर एम्पलीफायर में होता क्या है। इसमें जो असेंबली होती है, जो उसमें केबल टर्मिनेशन के लिए क्रोन और लिंक पैनल मिलता है। फिर आपको यू लिंक पैनल मिलेगा उसमें,
इक्वलाइजर एम्पलीफायर कार्ड मिलेगी, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कार्ड मिलेगी, डिकोडर कार्ड मिलेगी, 8-वे इंटरकॉम कार्ड मिलेगी, रिमोट मॉनिटरिंग सेंसर कार्ड मिलेगी और पावर सप्लाई कार्ड मिलेगी आपको। ये इक्विपमेंट कैसा दिखता है? ये इक्विपमेंट कैसे दिखता है? छोटा सा एक रैक होता है, रैक के अंदर इस तरह से पैनल होते हैं, दो ऊपर और नीचे पैनल हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये पावर सप्लाई कार्ड है, ये इक्वलाइजर एम्पलीफायर कार्ड है, ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कार्ड है। फिर आप यहाँ देखोगे कि ये डुअल डेक कार्ड लगा रखी है, फिर ये एक्सचेंज कार्ड 1, एक्सचेंज कार्ड 2 लगा रखी है, और ये रिमोट बैटरी मैनेजमेंट कार्ड है। तो इतनी कार्ड को हमें अभी समझना है। इसमें आप एक लिंक पैनल देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट सप्लाई के लिए टर्मिनल मिल रहे हैं। यहाँ से आप चेक करेंगे तो 12 वोल्ट डीसी आपको यहाँ मिल जाएगा। एक लाउड स्पीकर का इनपुट आपको मिल रहा है और एक आपको टोन का आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पर आपको टोन मिल जाएगी, ये टोन से आप कोई टेस्टिंग कर सकते हो। केबल टेस्टिंग की बात नहीं हो रही, कोई सर्किट की टेस्टिंग करनी है वो टेस्टिंग आप यहाँ से कर सकते हो। टोन में एक समस्या है कि ये टोन 1000 हर्ट्ज की होती है, जबकि हम केबल टेस्टिंग करते हैं वो 800 हर्ट्ज पर करते हैं, तो ये एक समस्या है इसमें। यदि ये 800 हर्ट्ज की टोन जनरेट कर रहे होते तो हम केबल टेस्टिंग भी कर सकते थे, लेकिन चैनल की कोई टेस्टिंग करनी है उसके लिए 1000 हर्ट्ज की टोन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक करके इन कार्ड को हम समझेंगे। पावर सप्लाई कार्ड जो होती है ये 230 वोल्ट सप्लाई पूरी यूनिट लेता है, लेकिन अंदर जो है 12 वोल्ट की दो बैटरियां लगी होती हैं इसमें। ये 12 वोल्ट की बैटरी, दो में से एक बैटरी लोड पर होती है, एक बैटरी चार्ज पर होती है। चार्ज वाली बैटरी चार्ज हो रही होती है, लोड वाली बैटरी से आपका सिस्टम चल रहा होता है। इसके बाद में जब हम बात करते हैं 6 वाट केबल पे जो सर्किट आ रहा है, वो सबसे पहले सर्किट आता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कार्ड पर। ठीक है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कार्ड पे सर्किट आएगा। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर आइसोलेट कर देता है आपके जो एक्स्ट्रा वोल्टेज जो आ रहा है, अनवांटेड सिग्नल जो आ रहा है उसको आइसोलेट कर देता है। आपका जो स्पीच सिग्नल है उसको फिल्टर आउट करके बाहर आपको दे देता है। आप उससे कार्ड से निकल करके सिग्नल जाता है दूसरी कार्ड में, जिसका नाम है इक्वलाइजर एम्पलीफायर कार्ड। यहाँ पर ये सिग्नल पहुँचता है तो इसको हम दो तरह की सेटिंग करते हैं, एक नॉर्मल गेन सेट और एक आपका इक्वलाइजेशन स्लोप की गेन सेट। डिप स्विच में करते हैं, वहाँ से ये सिग्नल निकल करके जाता है आपकी अगली कार्ड में, जो कि है डुअल डेक कार्ड। तो ये डुअल डेक कार्ड में जैसा नाम हम देख रहे हैं, डुअल डिकोडर, मतलब इस कार्ड में आपको एक कंट्रोल जो इसमें इनपुट कराओगे, उस एक कंट्रोल के दो टेलीफोन कनेक्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दो टेलीफोन कनेक्शन आपको एक कार्ड से मिलेंगे। आप चाहें तो दो जगह कनेक्शन दे सकते हैं जरूरत होने पर। जनरली जो लोकल वे स्टेशन होते हैं उसमें आपको एक स्टेशन मास्टर को ही कनेक्शन देना होता है, तो एक टेलीफोन निकलेगा। ये टेलीफोन होता है 7 वायर का, 7 तार इसमें होते हैं। तो ये 7 तार आपको इस यूनिट से निकाल करके मास्टर के टेबल तक पहुंचाने होंगे। ठीक है, 7 तार में क्या क्या तार हैं? तो ये तार हैं आपके पावर सप्लाई का तार है, एक न्यूट्रल का तार है जो कि अर्थ बोले हम, जो कि सबके लिए कॉमन है। किसके लिए कॉमन है? ट्रांस, रिसीव, एलईडी, बजर, पीटीटी, इनके लिए ये कॉमन है ये तार। ठीक है, 7 तार का कम्युनिकेशन, ये इतने कार्ड से, 1 2 3, ये 3 कार्ड से हम कंट्रोल चला सकते हैं। हमारा उद्देश्य भी ये कंट्रोल देना, तो ये सर्किट में एम्पलीफाई होकर के कंट्रोल हमें यहाँ मिल जाएगा। अब इसमें इन्होंने 2 कार्ड हमको एक्स्ट्रा दे दिए हैं। एक कार्ड ये 4 नंबर की हम ले लेते हैं, रिमोट बैटरी मैनेजमेंट कार्ड, और एक कार्ड हम ये ले लेते हैं 6 नंबर की कार्ड, सॉरी 5 नंबर की कार्ड। ये 5 मतलब सीक्वेंस हम दे रहे हैं, नंबर 5 और 6। ये 5, ये 4 और 5 6 पे जो कार्ड लगी हैं, ये इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? रिमोट बैटरी मैनेजमेंट कार्ड जो है एनएमएस की तरह काम करती है। टेस्ट रूम में एक कार्ड लगती है जो कि मास्टर कार्ड होती है, वे स्टेशन में एक कार्ड लगती है जो कि स्लेव कार्ड होती है। मास्टर कार्ड से आप कमांड दे करके किसी भी वे स्टेशन पर कुछ फंक्शन परफॉर्म करा सकते हैं। क्या फंक्शन परफॉर्म करा सकते हैं कि आप बैटरी वोल्टेज चेक कर सकते हो, आपकी जो लोड वाली बैटरी है वो ज़्यादा डिस्चार्ज तो नहीं हो गई। आप फ्यूज़ की कंडीशन चेक कर सकते हो, एसी फ्यूज़ डीसी फ्यूज़ थ्रू है कि नहीं। फिर आप बैटरी शिफ्ट कर सकते हो, बैटरी शिफ्ट कर सकते हो। शिफ्ट करने का मतलब है कि यदि आपकी जो बैटरी लोड पे है वो
ज़्यादा डिस्चार्ज हो गई है तो टेस्ट रूम में बैठा हुआ बंदा ये बैटरी को चेंज ओवर कर सकता है। लोड पे जो बैटरी है वो चार्ज पे चली जाएगी, चार्ज वाली बैटरी अब जो है लोड पर चली जाएगी, सिस्टम आपका चलता रहेगा। तो रिमोट बैटरी मैनेजमेंट। फिर इससे आप जो हमने अभी एम्पलीफायर देखा, उस एम्पलीफायर में ये 4 डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन को कट और थ्रू कर सकते हैं हम इस कार्ड के कारण। ऐसा क्यों करना होता है कि फार एंड कट कर सकते हैं, मास्टर एंड कट कर सकते हैं, रिमोट पैचिंग या आपका ब्रांचिंग लाइन एंड कट कर सकते हैं, या कंट्रोल एंड कट कर सकते हैं। ये कट क्यों करना होता है? कट हम करते हैं इसलिए कि हमको टेस्टिंग करनी होती है। ये टेस्टिंग की ज़रूरत क्यों है? तो कई बार ऐसा होता है सेक्शन में जब हम काम कर रहे होते हैं तो कंट्रोलर हमको टेस्ट रूम को फेलियर देता है कि सर्किट में नॉइज़ आ रही है, सर्किट में खरखराहट है, कुछ मफलिंग हो रही है, आवाज़ ब्रेक हो रही है। तो ये सेक्शन में किस स्टेशन के कारण ये समस्या आ रही है वो टेस्ट करने के लिए हमको ये सेक्शन बनाना पड़ता है, उसको कट करके। तो ये सब टेस्ट रूम में बैठा हुआ जो टेक्नीशियन है वो कर लेता है कमांड दे करके। ठीक है। अब इसमें इन्होंने एक फैसिलिटी और दी है एक्सचेंज कार्ड की। एक कार्ड से 4 कनेक्शन मिलते हैं, दूसरी कार्ड से 4, मतलब मैक्सिमम आप 8 ऑटो टेलीफोन आप किसी वे स्टेशन पर दे सकते हो जहाँ ज़रूरत है। कहाँ ज़रूरत होती है? जहाँ कोई CSI, CPWI, AEN, AST बैठे हों, उनको आपस में बातचीत करने के लिए ये मिनी एक्सचेंज की तरह काम करता है। 8 लाइन का इंटरकॉम। तो 8 मैक्सिमम कनेक्शन आप दे सकते हो। इनमें ये आपस में भी बातचीत कर सकते हैं और इसमें फैसिलिटी होती है कि कंट्रोलर भी इन टेलीफोन पर बातचीत कर सकता है। टेलीफोन कंट्रोलर भी इन टेलीफोन को घंटी दे करके बातचीत कर सकता है। तो ये इसमें फैसिलिटी होती है। ये यहाँ पे रिमोट ऑपरेशन के लिए कमांड दे रखे हैं। ABC 3 कंट्रोल के लिए है, नेम ऑफ कंट्रोल। 3 तरह के कंट्रोल हम इसमें कमांड दे सकते हैं। 3 तरह के कंट्रोल कौन कौन से होते हैं? सेक्शन कंट्रोल हो सकता है, डिप्टी कंट्रोल हो सकता है, और PLC हो सकता है। तो ये कमांड देंगे, किस कंट्रोल को कमांड देने जा रहे हैं, और ये उसके कमांड के कोड हैं। तो XX लिखा है, ये XX उस वे स्टेशन का कोड है। वे स्टेशन का जो कोड सेट करेंगे वो इसका कोड हो जाएगा। पहला कमांड देंगे तो रीसेट ऑल सर्किट, जो जैसी स्थिति में था वैसी स्थिति में आ जाएगा। 1 पे कंट्रोलर एंड को काटेगा, 2 पर फार एंड को काटेगा, 3 पर जो है वो मास्टर एंड को काटेगा, 4 पे जो है वो रिमोट एंड को काटेगा। 5 नंबर कमांड देंगे तो बैटरी चेंज ओवर हो जाएगी। 6 नंबर कमांड देंगे तो क्या होगा, जितने भी सर्किट आपने काट रखे हैं वो सभी जुड़ जाएंगे, वापस रिकनेक्ट हो जाएंगे। 7 नंबर पे इक्विपमेंट का वोल्टेज चेक करने के लिए कमांड देंगे। 8 नंबर पे हमको पावर सप्लाई स्टेटस, AC की सप्लाई, बैटरी 1, बैटरी 2, इनकी सप्लाई की स्टेटस हमको मिल जाएगी। और 9 नंबर कमांड देने पर हम किसी भी बेस स्टेशन पर जिसको ये कमांड भेजा गया है वहाँ एक फिक्स टोन जनरेट करके भेज सकते हैं। ये मोटा मोटी जो है इक्वलाइजर एम्पलीफायर कार्ड है, ये इक्वलाइजर एम्पलीफायर सिस्टम है जो कि हम अभी कुछ सेक्शनों में चला रहे हैं। लेकिन इसके बाद अगला जो सिस्टम आया वो है CCO सिस्टम, OFC केबल पर चलाने के लिए। ये थोड़ा सा बाकी जो पुराने सिस्टम है उनको सुपरसीड करता है फैसिलिटी के मामले में, फेलियर इसमें कम है। दूसरा इसमें फ़ायदा क्या है कि चूंकि फाइबर केबल है तो फाइबर केबल के फ़ायदे हमें मिल जा रहे हैं कि इसमें इंडक्शन नहीं होता है, नॉइस कम है, ये चीज़ें हमको इसमें प्लस पॉइंट रहता है। एक ये एक ब्लॉक डायग्राम है, इसको पहले हम समझ लेते हैं, फिर इसके बाद में हम CCO के अंदर जाएंगे। पहले तो ये बता दें कि CCO आया क्यों। तो कल भी हमने चर्चा की थी क्लास में कि 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए बेस स्टेशन इक्विपमेंट को, 24 वोल्ट की सप्लाई चाहिए रिपीटर को। इक्वलाइजर एम्पलीफायर का रिपीटर जो है वो 12 वोल्ट पर काम करता है, 12 वोल्ट DC पर। कन्वेंशनल का रिपीटर 24 वोल्ट DC पर काम करता है। लेकिन दोनों केस में जो बेस स्टेशन उपकरण है वो 12 वोल्ट पर ही काम करते हैं। ठीक है। तो ये सोच आई कि भाई ये 24 वोल्ट 12 वोल्ट ये दो दो अलग अलग तरह के वोल्टेज क्यों चाहिए। तो बोले OFC केबल डाल दी गई है सेक्शन में, आपने STM PDMux लगा दिया है। OFC केबल के इंटरफेस में जो डिवाइस लगती हैं उनके लिए आपको सप्लाई चाहिए 48 वोल्ट DC।
तो बोले ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें यही 48 वोल्ट डीसी से ही आपका कंट्रोल भी चल जाए, आपको अलग अलग 12 वोल्ट 24 वोल्ट की बैटरी और एक्स्ट्रा नहीं लगानी पड़े। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये था कि पुराने सिस्टम में कई बार ऐसे इक्विपमेंट भी हमको रेलवे को सप्लाई हुए जिसमें कंट्रोलर के पास में, रेलवे स्टेशन के पास में जो हम कंट्रोल टेलीफोन देते थे, एक यूनिट 30,000 से 35,000 की आती थी, एक टेलीफोन। क्या फैसिलिटी होती थी उस टेलीफोन में कि जो कंट्रोल टेलीफोन है उसमें एचएमटी क्रेडिट पे ही रहेगी, लेकिन उसमें ऑप्शन रहेगा हमारे पास में, स्टेशन मास्टर के पास में, कि वो स्पीकर ऑन करके कंट्रोल पर क्या बातचीत हो रही है वो सुन सकता है। तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। तो ये भी एक ख्याल आया कि भाई एक नॉर्मल जो ऑटो टेलीफोन हम लगाते हैं 300-400 रुपये का, क्या वही टेलीफोन हम ऑटो टेलीफोन को कंट्रोल की तरह यूज़ नहीं कर सकते? हेलो तो सर, ये आवाज दोनों नहीं आ रही विचार है कि एक तो पावर सप्लाई, दूसरा आपका टेलीफोन, सोच करके सीसीओ को लेकर के आए। सीसीओ चूंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसमें जो डिवाइस लगी है उसमें प्रोसेसर थोड़ा एडवांस प्रोसेसर लगाने से हमको फ़ायदा भी मिल गया। पहले फ़ायदे की बात हम कर रहे हैं तो एक चित्र में आपको दिखा दूं। ये कंट्रोल का टेलीफोन होता था पुराना, ठीक है ना। ये इक्वलाइजर एम्पलीफायर के लिए अणु विद्युत का टेलीफोन दिया हुआ है। यहाँ पर एक कार्ड होता है जिसमें कोड लिखे होते हैं स्टेशन के नाम के साथ में, कि किस स्टेशन को क्या कोड देंगे। एचएमटी रहती है। एचएमटी के साथ में यहाँ पर और कनेक्शन आपको मिलते हैं बैक साइड में, फ्रंट साइड में, कि माइक और स्पीकर भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपका 4x4 का एक कीपैड होता है 16 बटन का। इसमें ये कोड देने के लिए 9-10 बटन आपके होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, इससे कोड देंगे। जी बटन से आप जनरल कॉल सभी स्टेशनों को एक बार में ही बुला पाएंगे। एलआर बटन जो होता है ये लॉन्ग रिंग के लिए होता है। आपने किसी स्टेशन को घंटी दी लेकिन वो अटेंड नहीं हुआ तो आप दूसरी बार घंटी देंगे, तो कंट्रोलर को हम फैसिलिटी दे रहे हैं कि वो, जैसे उसने 15 नंबर कोड दबाया, तो कोड दबाने के बाद में यदि वो एलआर बटन दबा देता है तो ये घंटी डबल टाइम के लिए जाएगी, मतलब घंटी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 बार ले लेगा वो घंटी। फिर ऊपर कुछ बटन दिए हुए हैं, 4 स्पेशल फंक्शन बटन है। आरएस बटन जो है वो रिसेट इक्विपमेंट करने के लिए। डीएल बटन जो होता है वो कोई नंबर गलत डायल कर दिया उसको डिलीट करने के लिए। आरटी बटन जो दिया है वो रिपीट, मतलब रीडायल आप एक तरह से समझ लें। और आरसी जो बटन है वो मेंटेनेंस स्टाफ के लिए है, कि जो एनकोडर इसमें लगा हुआ है डीटीएमएफ का, उसकी रो और कॉलम की फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ डिस्प्ले में सुनने में आएगा, देखने में आएगा। रो कॉलम की फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए हम ये बटन दबाएंगे 8 बार, तो 8 फ्रीक्वेंसी हमको डिस्प्ले में मिल जाएंगी। तो ये जो पुराना जो आपका कंट्रोल टेलीफोन है वो इस तरह से होता था। कितने बटन है इसमें आप देखोगे, 16 + 4 20 बटन इसमें होते थे। लेकिन जब हम नई टेक्नोलॉजी में गए तो नई टेक्नोलॉजी में जो हमने कंट्रोलर के पास में उपकरण लगाया उसमें टोटल 55 बटन दे दिए। ऐसा क्यों संभव हो पाया? क्योंकि हमने एडवांस टेक्नोलॉजी वाला जो प्रोसेसर है उसका उपयोग इस तरह पे किया, और उस प्रोसेसर में प्रोग्रामिंग करके हम फैसिलिटी हम कंट्रोलर को दे पा रहे हैं। ये चित्र आपको दिखा रहा है कि कंट्रोलर का उपकरण है, यहाँ से स्पीच 4 वायर में निकल के जा रही है। ये जो एक लाइन है ये एक्चुअली में 4 वायर रिप्रेजेंट कर रही है, 2 ट्रांस के तार 2 रिसीव के तार। और ये 4 वायर सिग्नल जो है आप दे दे रहे हो पीडी मक्स में, प्राइमरी डिजिटल मल्टीप्लेक्सर में। पीडी मक्स की जो कैपेसिटी है वो 30 चैनल की कैपेसिटी है। एक पीडी मक्स आपको 30 चैनल की कनेक्टिविटी देता है, ठीक है ना। 30 चैनल की कनेक्टिविटी, उसमें एक आपका कंट्रोल का सर्किट हो गया, बाकी और भी कंट्रोल हैं, सेक्शन, डिप्टी, टीपीसी, टीएलसी, एसएनटी, इंजीनियरिंग रिमोट कंट्रोल और इमरजेंसी कंट्रोल। इसके अलावा आप लोकल स्टेशन पर ऑटो टेलीफोन भी दे रहे हैं, फिर आपको ब्लॉक भी चलाना है, तो ये सभी कनेक्टिविटी आप इन 30 चैनल पर कर सकते हैं। ये सिग्नल जो जा रहा है वो कैसा है, स्पीच सिग्नल है 4 किलोहर्ट्ज़ का। जब ये पीडीमक्स के अंदर सिग्नल पहुंचता है तो इसमें पहला काम करते हैं हम, इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। 4 किलोवाट्स का सिग्नल कन्वर्ट होकर के बन जाता है 64 kbps। और जो कन्वर्ट करने की प्रक्रिया है वो क्या है, पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ऐसे 64 kbps के कितने चैनल, 30 चैनल, इनको मल्टीप्लेक्स करते हैं। मक्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लेक्स। तो मल्टीप्लेक्स होने के बाद में अगला स्टेप आता है ई वन। तो पीडी मक्स से आउट क्या होता है, ई वन आउट होती है।
ये E1 4 वायर की होती है। ये चित्र में चूंकि ब्लॉक डायग्राम है तो इसमें बता रहा है कि एक E1 बन रही है, जबकि होता क्या है एक्चुअली में, सेक्शन में जब हम देखते हैं तो पीडीमक्स में दो E1 बनती हैं। दो E1, एक E1 पीछे स्टेशन के पीडीमक्स से कनेक्ट होने के लिए और एक E1 अगले स्टेशन के पीडीमक्स से कनेक्ट होने के लिए। कनेक्ट कैसे होता है? एसटीएम के थ्रू। तो ये E1 बनेगी दो, एसटीएम में जाएगी। एसटीएम में एक ऑप्टिकल पोर्ट पीछे स्टेशन कनेक्ट है, एक ऑप्टिकल पोर्ट आगे स्टेशन कनेक्टेड है। तो ये E1 को हम रूट कर देंगे, एक E1 पीछे स्टेशन के लिए रूट हो जाएगी, एक E1 अगले स्टेशन के लिए रूट हो जाएगी। STM1 में टोटल कैपेसिटी जो होती है वो 63 E1 की होती है। E1 भेज सकते हैं हम, 63 E1 जो है वो एक STM1 से मिल सकती है हमें, या हम दे सकते हैं। ये E1 है, क्योंकि E1 बोल रहे हैं तो एक ऐसा सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल है, MBPS में है। 2 MBPS के 63 सिग्नल हम डाल सकते हैं। बिट बिट जहाँ पे शब्द आ गया मतलब डिजिटल सिग्नल है। यहाँ पर भी क्या करते हैं, 63 E1 को मल्टीप्लेक्स किया जाता है। मल्टीप्लेक्स करते हैं तो हमको एक रेट मिलता है जिसका नंबर है 155.52 MBPS। इसको हम यहाँ पर फाइबर के जो जो इंटरफेस है, फाइबर इंटरफेस, जहाँ फाइबर हम लगा रहे हैं पोर्ट, ऑप्टिकल पोर्ट, वहाँ लेज़र पर हम ये सिग्नल को दे देते हैं। कौन सा सिग्नल है? 155.52 MBPS। यदि M हटा दें तो ये आपका सिग्नल हो जाएगा 15,55,20,000 बिट प्रति सेकंड। बिट क्या चीज़ है? बिट है आपका 0 और 1। ये 0 और 1 एक्चुअली में है क्या? ये पल्स के रूप में है। यदि हम एक पॉजिटिव लॉजिक के रूप में आपको एग्जाम्पल में समझाएं तो ये पल्स इस तरह से होगी, है ना, 0 1 0 1 0 1 के रूप में। ये मैंने बोला कि ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया। तो इस तरह से ये पल्स बनती है। ये पल्स हम किसको दे रहे हैं? लेज़र को दे रहे हैं। लेज़र के टर्मिनल पर जब आप देखो, बच्चों के खेलने के लिए जो लेज़र टॉर्च होती है, 3 वोल्ट की सप्लाई पे काम करती है वो। जब आप बटन ऑन करते हो या प्रेस करते हो बटन को तो आपकी लेज़र चालू हो जाती है, और जैसे ही बटन छोड़ते हो लेज़र आपका ऑफ हो जाता है। तो वैसे ही सिस्टम है ये भी। आपका जब पल्स आएगा, पल्स मतलब आपकी 1 पल्स आएगी, जब 5 वोल्ट आपको मिलेंगे लेज़र को, कितनी देर मिलेंगे? जितनी पल्स विड्थ होगी। तो ये पल्स विड्थ के टाइम पर आपका लेज़र ऑन रहेगा, जैसे ही 0 आएगा लेज़र ऑफ हो जाएगा। तो ये लाइट आपकी ट्रांस वाले फाइबर में ट्रेवल करेगी ऑन ऑफ के रूप में, 0 1 0 1 के रूप में, और दूसरे स्टेशन को पहुंचेगी। यहाँ पर ये सिग्नल रिसीव होगा। यहाँ पर क्या लगा देते हैं? APD, एवलांस फोटोडायोड। फोटोडायोड क्या काम करता है? लेजर के अपोजिट काम करता है। लेजर क्या काम कर रहा है कि आपकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई इनपुट में ले रहा है 5 वोल्ट DC, और आउटपुट में ऑप्टिकल सिग्नल दे रहा है। APD क्या करता है? ऑप्टिकल सिग्नल इनपुट में लेता है और आउटपुट में आपको वोल्टेज के टर्म में 0 1 0 1 के टर्म में वो आगे आपको दे देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगले स्टेशन में STM को मिल गए APD के बाद। तो वहाँ पर अगला प्रोसेस होता है कि ये 155 MBPS में से 63 E1 को अलग करना, डीमल्टीप्लेक्स करना। 63 E1 डीमल्टीप्लेक्स हुई, उसमें से वो वाली E1 हमने पकड़ी जिसमें हमारा कंट्रोल चल रहा है। कैसे पकड़ते हैं? तो उसका एक पॉइंटर होता है जिसका नाम होता है KLM। NMS पर जो लोग बैठते हैं उनको ये चीज़ मालूम होती है कि हमने किस KLM पर कंट्रोल की E1, PDMux में हमने कंट्रोल की E1 दी है। तो उस E1 को पकड़ करके E1 पैनल पर उतारते हैं, और E1 पैनल से हम वो कनेक्शन दे देते हैं PDMux को। PDMux को ये सिग्नल मिला जैसे ही, तो यहाँ पर अब उल्टी प्रक्रिया होती है। E1 बनी थी 30 चैनल को मिला करके, तो इसको डीमल्टीप्लेक्स करते हैं। E1 मिल गई है यहाँ पर, E1 को डीमल्टीप्लेक्स किया, 30 चैनल मिल गए। ये 30 चैनल को हम E1 चैनल प्लानिंग के हिसाब से उतारेंगे जैसी प्लानिंग की गई है। तो वो जो कंट्रोल हमने यहाँ पे दिया था, वो कंट्रोल हमें जब यहाँ मिलेगा 4 वायर के रूप में, कैसा मिलेगा? स्पीच सिग्नल के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पर उल्टी प्रक्रिया भी होगी कि डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर क्या किया था? एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट किया था, तो यहाँ उसको रिवर्स किया जाएगा, डिजिटल से एनालॉग, और एनालॉग सिग्नल आउट होगा। किसको दे देंगे? हमारे बेस स्टेशन की डिकोडर यूनिट को दे देंगे। डिकोडर यूनिट से कंट्रोल टेलीफोन कनेक्ट होगा, और ये कंट्रोल टेलीफोन मास्टर की टेबल पर होगा। तो ये इस तरह से जो है OFC पर कम्युनिकेशन हमारा होता है। मीडिया चेंज हो गया है ना। कॉपर केबल में क्या होगा? कॉपर केबल में ये जो कंट्रोल का इक्विपमेंट है, ये डायरेक्ट आप 6 पॉट से दे दोगे, और 6 पॉट से दे करके आप बेस स्टेशन पर ये यूनिट पैरेलल में कनेक्ट करते जाओगे, टैपिंग करके, जो कि हमने पिछले चित्र में, पिछली क्लास में हमने देखा भी था।
यहाँ क्या अंतर हो गया OFC में कि आपको दो डिवाइस उपयोग में लानी पड़ रही हैं, PD मक्स चाहिए, STM मक्स चाहिए और ऑप्टिकल फाइबर केबल चाहिए। ठीक है ना। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है। अब CCO की जब हम बात करते हैं तो CCO में उन्होंने 7 उपकरण बताए, कंट्रोल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट फॉर OFC। 7 उपकरण कौन कौन से बताए? पहला उपकरण बताया CRE, जो कि कहाँ लगेगा? कंट्रोलर के टेबल पर, नाम भी इसका उसी के हिसाब से रखा है, कंट्रोल रूम इक्विपमेंट। दूसरा उपकरण है TRE, कहाँ लगेगा? टेस्ट रूम में लगेगा, टेस्टिंग पर्पस के लिए। कंट्रोलर यदि कोई फेलियर देता है तो टेस्ट रूम वाला बंदा अपने ही टेस्ट रूम उपकरण से टेस्टिंग कर सकता है। फिर एक लोकल यार्ड DRM ऑफिस जहाँ है, उसका जो लोकल यार्ड है वहाँ पर कंट्रोल देना है, तो उसके लिए आपको एक उपकरण लगाना पड़ेगा टेस्ट रूम में, जिसका नाम है LTE। और उपकरण एक और लगेगा टेस्ट रूम में, जिसका नाम है रेडियो पैचिंग इक्विपमेंट, RPE। कंट्रोलर के पास तो कंट्रोल टेलीफोन लगा है, लेकिन वे स्टेशन पर जब पहुंचेंगे, जैसे लोकल टेलीफोन इक्विपमेंट है, तो वे स्टेशन मतलब स्टेशन मास्टर जहाँ बैठा है, उसको जो टेलीफोन देना है, उस टेलीफोन का नाम है TDCT। कैसा टेलीफोन है ये? नॉर्मल ऑटो टेलीफोन है, लेकिन इसका नाम दे दिया गया है TDCT। TDCT का फुल फॉर्म क्या है? टू वायर डायलिंग कंट्रोल टेलीफोन। ये इतनी चीजें तो आपकी डिविजनल हेडक्वार्टर में लगा दी। कितने उपकरण हो गए? 1 2 3 4 5, है ना। ये तो आपके कहाँ लग गए? डिविजनल हेडक्वार्टर में लग गए। जब आप वे स्टेशन पे जाते हो, तो वे स्टेशन पे नॉर्मल वे स्टेशन होगा, तो वहाँ पे आप PD मक्स से जो सर्किट निकलेगा, ये PD मक्स से सर्किट निकला, आपने क्या लगाया हुआ है? DTO डिकोडर। लेकिन CCO में इसको पूरे को नाम दे दिया गया है MTWE, मल्टी टेलीफोन वे स्टेशन इक्विपमेंट। एक MTWE 4 कनेक्शन सपोर्ट करता है, 4 कंट्रोल टेलीफोन दे सकते हो आप। कंट्रोल टेलीफोन का नाम क्या है? TDCT। LTE में भी TDCT जुड़ेगा। LTE की कनेक्टिविटी आपको कितनी कनेक्शन देगा? LTE 20 टेलीफोन का कनेक्शन देगा LTE। और MTWE कितना देगा? MTWE से 4 कनेक्शन मिल पाएंगे। यार्ड बड़ा हो सकता है, कहाँ कहाँ कनेक्शन देने हो सकते हैं आपको? RRI टावर पे मास्टर बैठा हुआ है पैनल पर, नीचे एक मास्टर बैठा हुआ है SS के रूप में। लॉबी में देना है, इंक्वायरी में देना है, A केबिन, B केबिन, C केबिन, D केबिन, अप यार्ड, डाउन यार्ड, लॉबी, इनको आपको कनेक्शन देना है। तो ये 20 नंबर के कनेक्शन हमको LTE में मिल जाते हैं। लेकिन वे स्टेशन पे जब जाते हैं तो हमको कनेक्शन किसको देना है? जनरली एक ही स्टेशन मास्टर होता है, उसी को देना होता है। कुछ बड़े स्टेशन होते हैं, वहाँ पर केबिन होते हैं, केबिन पे कंट्रोल दे सकते हैं। और आपका यदि इंक्वायरी भी है बड़े स्टेशन पे, तो उसको भी कनेक्शन दे सकते हैं। तो MTWE में कितनी फैसिलिटी दी है? 4 टेलीफोन की फैसिलिटी दी है। टेलीफोन का नाम क्या है? TDCT। एक और डिवाइस लगाई जाती है वे स्टेशन पर, जिसका नाम है 3 वे एम्पलीफायर। 3 वे एम्पलीफायर क्या है? कि जब आपको किसी वे स्टेशन पर 4 से ज़्यादा कनेक्शन देने हैं, तब आप डायरेक्ट MTWE से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि MTWE तो आपको 4 की कनेक्टिविटी दे रहा है। तो आपको 3 वे एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा। कैसे कनेक्शन होगा उसको हम आगे चित्र में देखने वाले हैं, ब्लॉक डायग्राम में। तो ये इस तरह से कितने मैंने बताया आपको? 7 उपकरण CCO में डिफाइन किए गए हैं। यहाँ ब्लॉक डायग्राम है, इसमें देखें 7 उपकरण कहाँ आप देख पा रहे हैं। पहला उपकरण कंट्रोलर के पास में है, 1 नंबर। आपने HMT भी प्रोवाइड किया है, माइक और स्पीकर भी दे रखा है। 55 बटन का कीपैड इसके पास में हमने दे रखा है। ये 55 बटन क्या करते हैं आगे देखेंगे। 4 पेयर के कनेक्टिविटी से टेस्ट रूम इक्विपमेंट जुड़ा हुआ है। टेस्ट रूम इक्विपमेंट को सप्लाई दी है -48 वोल्ट DC, लेकिन यहाँ पर कोई सप्लाई आप देख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि आपका जो TRE है, ये 7वें और 8वें तार पर 12 वोल्ट DC की सप्लाई एक्सटेंड करता है CRE को। ये जो हम पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं, मार्वल कंपनी ने जो उपकरण रेलवे को दे रखे हैं, उसके हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं। एक और कंपनी है वेंट्रॉन, जिसने ये CCO बनाया है। उसमें थोड़ी सी वर्किंग में डिफरेंस है, उसको हम लास्ट में चर्चा करेंगे। ये हम देख रहे हैं किसका? मार्वल कंपनी का देख रहे हैं। कितने पेज हैं लगभग? तो दूसरे नंबर पे लगा हुआ है TRE, तीसरे नंबर पे लगा हुआ है LTE, जो कि 10 तार है ना। ऊपर पेयर बोल रहे हैं ना, पेयर बोल रहे हैं, यदि तार में बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 वायर।
तार में बोलेंगे तो 8 वायर हो जाएगा, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ 10 तार, तो 10 वायर हो जाएगा ये। टीआरई से 10 तार की एक फ्लैट रिबन केबल निकलती है जो कि एलटी में जुड़ती है। ये केबल जो है इसकी लंबाई कुछ 1 मीटर जैसी होती है। 1 मीटर दूर मतलब टीआरई से 1 मीटर के अंदर ही अंदर आपको एलटी लगा देना है। इसको भी आपको 48 वोल्ट डीसी की पावर सप्लाई देनी पड़ेगी। कितने टेलीफोन कनेक्शन मिल सकते हैं इसमें आपको? 20 टेलीफोन कनेक्शन मिलते हैं। इन टेलीफोन का नाम क्या है? इनका नाम है 2 वायर डायलिंग कंट्रोल टेलीफोन, TDCT। जैसे टेलीफोन है नॉर्मल ऑटो टेलीफोन जो होता है, वही टेलीफोन हम कंट्रोल की तरह भी यूज़ करा सकते हैं। अब ये जो टीआरई है इसमें आपको 2 लाइन मिलती हैं 4 वायर की। 2 लाइन मिलती हैं 4 वायर की। इनको डिनोट किया है लाइन ए और लाइन बी के नाम से, है ना। जब आप इक्विपमेंट देखेंगे तो उसमें लाइन ए और लाइन बी के नाम से इसको डिनोट किया गया है, लाइन ए लाइन बी। अब लाइन ए जो मिलती है उसको हम 4 वायर को कहाँ थ्रू कर देते हैं? पीडीमक्स में। कैसे थ्रू करेंगे? जो पीछे चित्र देख करके आए। और एक लाइन भी मिलती है, इसका उपयोग हम आरपी के लिए करते हैं चित्र के हिसाब से, है ना। चित्र में कैसे कर रहे हैं वो भी डिस्कस कर रहे हैं। आरपी भी 48 वोल्ट सप्लाई इसको हमें देनी होती है। आरपी क्या है? रिमोट पैचिंग या रेडियो पैचिंग इक्विपमेंट। 48 वोल्ट डीसी पर ये काम करता है। यहाँ से जो सिग्नल निकलेगा वो या तो हम माइक्रोवेव को दे सकते हैं, रेलवे का माइक्रोवेव बंद हो गया, तो बीएसएनएल को दे सकते हैं। बीएसएनएल को हम बोलेंगे कि ये हमारा सेक्शन है, इस सेक्शन में इन 5, 6, 7 स्टेशनों पर हमको ये सर्किट आप प्रोवाइड करें। तो बीएसएनएल अपने फाइबर पर ये सिग्नल ले जाएगा और हमको जो हमारे डिजायर्ड स्टेशन है वहाँ पर ड्रॉप करेगा। या हम ये सर्किट हमारी रेलवे की ओएफसी पर भी चला सकते हैं। ठीक है, अब रेलवे की ओएफसी तो एक ये डली हुई है, ये किसी एक सेक्शन में जा रही है, लेकिन हम क्या करेंगे? रेलवे की ओएफसी पे दे देंगे दूसरे सेक्शन से। यहाँ हम किसी स्टेशन पर इसको कहीं मीटिंग पॉइंट होगा ब्रांचिंग लाइन पे, वहाँ पे हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं। उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। तो ये तो 5 उपकरण मिल गए, है ना। ये 3 हो गए, ये 4 नंबर हो गया, और ये 5 नंबर हो गया। ये 5 नंबर कहाँ लगे हुए हैं? आपके हेडक्वार्टर में लगे हुए हैं। फिर जब आप वे स्टेशन पे आते हो, वे स्टेशन 1, 2, 3, तो आपको प्रत्येक वे स्टेशन पर एसटीएम से एसटीएम कनेक्ट होगा फाइबर के द्वारा। फिर एसटीएम से पीडीमक्स कनेक्ट होगा आपका। पीडीमक्स से यदि आपको सिर्फ एक ही टेलीफोन कनेक्शन देना है, 4 मिलते हैं आपको एमटीडब्ल्यू में, एक ही कनेक्शन देना है, तो डायरेक्ट पीडीमक्स से जो चैनल आउट हुआ वो एमटीडब्ल्यू में हम थ्रू कर देंगे, 48 वोल्ट की सप्लाई उसको दे देंगे, और प्रोग्रामिंग करके हम 1, 2, 3 या 4 कनेक्शन हम वे स्टेशन को दे सकते हैं। पर कोई वे स्टेशन होता है जहाँ पर हमको 4 से ज़्यादा कनेक्शन देना है, तो पीडीमक्स से जो चैनल आउट होगा वो डायरेक्ट पहले 3 वे एम्पलीफायर में जाएगा। ये भी आपका 48 वोल्ट सप्लाई जो है वो लेता है। 48 वोल्ट डीसी पर काम करता है ये। 3 वे एम्पलीफायर क्या करता है? 3 रास्ते, 3 वे का मतलब क्या है? 3 रास्ते हैं। एक रास्ते से इनपुट हुआ, 2 रास्ते पर आउटपुट कर दिया। क्यों लगाते हैं? तो लिटरेचर में तो लिखा है यूनिटी गेन होता है ये, लेकिन जो मेरी समझ में आता है वो क्या है कि पीडीमक्स से जो सिग्नल आउट हो रहा है, सिग्नल का कुछ वैल्यू होगा डीबी में, मान लेते हैं 0 dB आउट हो रहा है, तो 0 dB सिग्नल आउट हुआ, उस 0 dB को ये क्या करेगा? डबल करेगा, और डबल करके इक्वली दोनों भागों में डिवाइड कर देगा। तो 0 dB आउट हुआ, 0 dB इधर मिल गया, 0 dB इधर मिल गया। यदि आप 3 वे एम्पलीफायर नहीं लगाएं और क्या करें? पीडीमक्स में लूपिंग करके, लूपिंग का मतलब क्या हो गया कि जो 4 तार आ रहे हैं वही 4 तार आप इस एमटीडब्ल्यू को भी दे दें, और वही 4 तार आप इस दूसरे एमटीडब्ल्यू को भी दे दें, तो इसमें क्या होगा? आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आधी पावर इस एमटीडब्ल्यू को जाएगी, आधी पावर इस एमटीडब्ल्यू को जाएगी। तो ये पावर सेविंग, पावर सेविंग नहीं बोलना चाहिए, पावर जो है इक्वली पावर दोनों एमटीडब्ल्यू को प्रोवाइड करता है 3 वे एम्पलीफायर। तो 4 कनेक्शन यहाँ से मिल गए आपको, 4 कनेक्शन यहाँ से मिल गए आपको, तो ऐसे 8 कनेक्शन आप दे सकते हो। मान लो किसी स्टेशन पे 10 कनेक्शन देने हैं, तो आप क्या करोगे? पीडीमक्स से 3 वे एम्पलीफायर जोड़ा, 3 वे एम्पलीफायर से 2 आउट मिल रहे हैं, एक आउट पे आपने एमटीडब्ल्यू जोड़ दिया, 4 कनेक्शन मिल गए। दूसरे आउटपुट पर टीडब्ल्यूए के आपने वापस एक टीडब्ल्यूए जोड़ दिया, तो टीडब्ल्यूए एक और जोड़ोगे तो क्या होगा कि एक तो इनपुट ले लेगा, यहाँ पे मान लो हमने जोड़ दिया एक 3 वे एम्पलीफायर टीडब्ल्यूए, तो ये क्या करेगा कि ये जो सिग्नल आया इस सिग्नल को वापस 2 जगह पर बांट देगा। एक तो आपने इस एमटीडब्ल्यू को दे दिया, एक दूसरा एमटीडब्ल्यू और लगा दिया आपने, तो क्या हो जाएगा? 4
4 और 4 कनेक्शन, 12 कनेक्शन आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम कनेक्शन को बढ़ा सकते हैं 3 वे एम्पलीफायर लगा करके। तो इस तरह से ये 7 उपकरण सीसीओ के अंतर्गत हैं। इनको एक एक करके हम समझेंगे। पहला हम देख लेते हैं चित्र, आरपी का प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि आरपी लगाया जाता है, कहाँ लगाते हैं, टेस्ट रूम इक्विपमेंट में लगाते हैं। मतलब टेस्ट रूम के अंदर रहता है ये 1 यूनिट, और बाकी मैक्सिमम 9 यूनिट एक सेक्शन में लगाए जा सकते हैं। 9 यूनिट का मतलब हो गया एक टेस्ट रूम में, और 8 आपके किसी भी बीच के वे स्टेशन पर। कैसे काम करता है वो देख लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ये हम डायग्राम जरूर देख रहे हैं, लेकिन इसका उपयोग अभी हम कर नहीं रहे हैं आरपी का किसी डिवीजन में। देखें, सीआरई से जुड़ा हुआ है टीआरई, टीआरई से जुड़ा हुआ है आपका एलटी, एलटी में 20 कनेक्शन मिलेंगे आपको, और टीआरई से आपका जुड़ा हुआ है आरपी। आरपी को मैंने बताया था माइक्रोवेव, बीएसएनएल या रेलवे की ओएफसी रूट, अल्टरनेट पाथ से। तो यहाँ पर जो चित्र है वो ओएफसी का अल्टरनेट पाथ दिखा दिया है। तो मैं आपको जैसे एक एग्जाम्पल दे दूं कि बड़ौदा डिवीजन में आप देखोगे, बड़ौदा से गोधरा एक लाइन जा रही है, बड़ौदा से अहमदाबाद एक लाइन जा रही है। तो बड़ौदा अहमदाबाद का कंट्रोलर अलग है, बड़ौदा गोधरा का कंट्रोलर अलग है। लेकिन बड़ौदा अहमदाबाद लाइन पर एक स्टेशन पड़ता है आनंद, आनंद स्टेशन कनेक्टेड है आपके गोधरा से, ठीक है ना। तो एक केबल आपने डाली ओएफसी की, बड़ौदा से चालू करी और डाल दी आपने अहमदाबाद तक, और एक केबल आपने डाली बड़ौदा से गोधरा तक, और एक केबल आपने डाली गोधरा से आनंद तक। तो बड़ोदरा से आनंद के बीच में जो कंट्रोल सर्किट चल रहा है, उसको हम रेलवे की ही ओएफसी पर दूसरे रूट से भी ला सकते हैं। कहाँ से लाएंगे, हम लेकर के आएंगे उसको पहले गोधरा, गोधरा से लेकर के आएंगे आनंद, और आनंद में हम आरपी लगा करके ये आरपी कनेक्टिविटी कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। तो ये क्या किया इन्होंने, टीआरई से 2 लाइन निकल रही है। एक लाइन तो 4 वायर की आपने दे दी पीडीमक्स को, पीडीमक्स से गया एसटीएम को, एसटीएम से गया अगले स्टेशन, एसटीएम, पीडीमक्स, एमटीडब्ल्यूई, और ऐसे ही सेक्शन में ये चल रहा है। ठीक है, नॉर्मल वर्किंग जब रहेगी तो आपकी यही लाइन पे सर्किट चलेगा। आपने एक और कनेक्टिविटी की है, किस लिए की है ये कनेक्टिविटी, कि कभी जब कभी कोई केबल कट होगा इस सेक्शन में, तो आपका कंट्रोल आगे कट के बाद वाले स्टेशन पर बंद हो जाएगा। तो आप दूसरे अल्टरनेट पाथ से ये कंट्रोल पहुंचा सकते हैं आरपी के द्वारा। तो आरपी आपने लगा दिया टेस्ट रूम इक्विपमेंट से, और यहाँ से आरपी से आउट हुआ, मक्स में गया, मक्स से एसटीएम में गया, और कोई अल्टरनेट ओएफसी पाथ से हम किसी बीच के किसी एक जंक्शन स्टेशन पर आ गए, जहाँ पर हमने इसको उतारा, आरपी लगाया, और आरपी से सिग्नल अब कहाँ जाएगा, 3 वे एम्पलीफायर में जाएगा। 3 वे एम्पलीफायर में मैंने आपको बताया 3 इनपुट होते हैं इसमें। तो ये तीन पोर्ट होते हैं, पोर्ट इनपुट नहीं, 3 पोर्ट होते हैं। एक पोर्ट इनपुट, 2 आउटपुट, या 2 इनपुट 1 आउटपुट, दोनों तरह से काम कर सकता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आरपी की कनेक्टिविटी आ गई 3 वे एम्पलीफायर को, और जो नॉर्मल हमारे एसटीएम की कनेक्टिविटी थी वो भी आ गई 3 वे एम्पलीफायर को। और इनके बाद में हमने जोड़ा 3 वे एम्पलीफायर से तीसरी लाइन पे, तीसरे पोर्ट पे हमने जोड़ दिया लोकल स्टेशन को कंट्रोल चलाने के लिए, एमटीडब्ल्यू। अब वर्किंग कैसे होती है उसको हम देख लेते हैं। नॉर्मल डेज में जो हमारी केबल चल रही है तो वो वर्क करता है इस तरह से। ठीक है, यहाँ से सर्किट हमारे चल रहे हैं नॉर्मल, हमारी जो एफसी केबल है उस पर। अब केबल कट हो गया, यहाँ बीच सेक्शन में कहीं केबल कट हो गया। तो केबल कट होते ही क्या होगा, केबल के जो केबल के जो कट के पहले वाले स्टेशन है, केबल के कट के पहले वाले जो स्टेशन है उसमें तो हमारे नॉर्मल पाथ पे ही सर्किट चलेंगे। कट के बाद वाले स्टेशन पर कंट्रोल नहीं पहुंच रहा है, तो कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आरपी लगाया है, ये आरपी एक इधर लगा है, फिर एक बीच में लगा है, ऐसे आप 8 लगा सकते हो ये स्टेशन पे। टोटल 9 आरपी एक सेक्शन में लगते हैं। तो आप करते क्या हो, जब आप आरपी लगाते हो और नॉर्मल वर्किंग चल रही होती है, तो आप इन आरपी को डिसेबल करके रखते हो। ये डिसेबल आपके सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है। तो हार्डवेयर में डिप स्विच के द्वारा डिसेबल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में टीआरई से कमांड दे करके भी हम इसको डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जनरली कि टेस्ट रूम वाला ही आरपी जो है उसको डिसेबल कर लेते हैं मैनुअली हार्डवेयर में, और जब कभी केबल कट होता है तो हम इसको ऑन करते हैं। तो ये ऑन हो गया तो हमारा कंट्रोल
कनेक्टेड है लेकिन आगे थ्रू नहीं है। पहले ऑफ रहने पे, ऑन करते ही ये आगे थ्रू हो जाएगा। ये चैनल बना हुआ है हमारा और ये पहुंच जाएगा इस आरपी में। ये आरपी को भी हम डिसेबल कर सकते हैं कमांड दे करके, लेकिन जब जरूरत है, कट हो गया है, तो हम इसको कमांड दे करके एनेबल कर सकते हैं। एनेबल कर दिया। एनेबल करेंगे तो क्या होगा, ये कंट्रोल उतरेगा, थ्री वे एम्पलीफायर को जाएगा। ये कंट्रोल उतर के जाएगा थ्री वे एम्पलीफायर को, और थ्री वे एम्पलीफायर अब इसको दो डायरेक्शन में भेजेगा। एक तो दे देगा पीडीमक्स को और एक दे देगा लोकल स्टेशन को। लोकल स्टेशन पे देंगे तो ये लोकल आपका कंट्रोल चल जाएगा। पीडीमक्स को देंगे तो पीडीमक्स से ये एसटीएम के थ्रू पीछे के जितने भी स्टेशन हैं कट के बाद वाले, उनको भी पहुंचेगा, और आगे के जितने भी स्टेशन हैं उनको भी पहुंचेगा। तो आरपी की कनेक्टिविटी इस तरह से करते हैं। आरपी में भी हमको चार वायर का एक चैनल चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। कितने वायर का चैनल चाहिए? चार वायर का चैनल। कहाँ जा रहेगा चैनल? जाएगा वो कहाँ? मक्स में जाएगा, और मक्स से फिर एसटीएम से होते हुए ओएफसी पर चला जाएगा। ठीक है। लेकिन हम दूसरा एक प्रोटेक्शन करते हैं, आरपी का उपयोग नहीं करते हैं। वो दूसरा प्रोटेक्शन पहले देख लें, फिर इसके बाद में हम उपकरणों पर वापस लौटेंगे। दूसरा प्रोटेक्शन है इवन प्रोटेक्शन। कंट्रोल का जो पीडी मक्स है, ये वही चित्र है, सेम है, बस इसमें आरपी हटा दिया गया है और दूसरा हमने चित्र देख रहे हैं। सीआरई लगा हुआ है, टीआरई लगा हुआ है, आईएलटी लगा हुआ है, और टीआरई की जो लाइन भी है जो कि यहाँ आरपी में जा रही थी, उसको हमने अभी यूज नहीं किया है। हमने क्या किया, ये जो पीडी मक्स है, इस पीडी मक्स के दो इवन पोर्ट होते हैं, अभी हमने चर्चा करी थोड़ी देर पहले। एक इवन पोर्ट तो चला गया STM1 को, और ये चला गया आपके सेक्शन में। लेकिन जो दूसरा इवन पोर्ट है वो चला गया आपका, दूसरा इवन पोर्ट आपने दे दिया रेल टेल के एसटीएम को। रेल टेल का एसटीएम कहाँ लगा होगा? रेल टेल का एसटीएम आपके एक्सचेंज में या टेस्ट रूम में लगा होगा। वहाँ पर हम ये इवन ले जाएंगे और रेल टेल को दे देंगे, और रेल टेल से हम जो चिट्ठी लिख करके प्रोटेक्शन पाथ मांगेंगे, तो उसमें हम चिट्ठी में लिखेंगे प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन पाथ चाहिए। नॉर्मल ओएफसी, ये 24 फाइबर की ओएफसी जा रही है। 24 फाइबर में चार फाइबर हमारे हैं, 20 फाइबर रेल टेल के हैं। ये चार हमारे फाइबर हैं जिन पर हमारा सर्किट चल रहा है, और ये 20 फाइबर रेल टेल के हैं सेम केबल में। केबल कट होगा तो हमारे चार फाइबर कटेंगे, तो साथ में रेल टेल के भी 20 फाइबर कट जाएंगे। तो जब ये दोनों फाइबर कट जाएंगे तो प्रोटेक्शन पाथ काम नहीं करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम रेल टेल से अल्टरनेट ओएफसी का पाथ प्रोटेक्शन का ले लेते हैं। तो ये क्या होगा कि जब केबल कट होगा तो केबल कट में रेल टेल को इवन जाएगी, रेल टेल के एसटीएम से ये अल्टरनेट पाथ से होते हुए हमको आखिरी स्टेशन पे मिलेगी। आरबी में क्या हो रहा था, बीच के स्टेशनों पर हम ये ले रहे थे रेडियो पैचिंग। लेकिन E1 में क्या होता है कि पहला स्टेशन और आखिरी स्टेशन का पीडीमक्स रेल टेल के एसटीएम के द्वारा कनेक्ट हो जाता है। अब कट के पहले वाले स्टेशन आपके जो है वो नॉर्मल जो एफसी पाथ है उसी पे चलता रहेगा, और कट के बाद वाले स्टेशन को आपको कंट्रोल जो है कैसे मिलेगा? प्रोटेक्शन पाथ के द्वारा मिलेगा। अब इसमें भी हमें चार तार की कनेक्टिविटी चाहिए। इवन कितने तार पे चलता है? चार तार पे। ये भी चार तार की कनेक्टिविटी है। आरपी में भी चार तार की कनेक्टिविटी थी, लेकिन अंतर क्या है, आरपी सिर्फ एक चैनल को प्रोटेक्ट करता है, और इवन, ये जो इवन शब्द लिखा है, ये इवन 30 चैनल को प्रोटेक्ट करता है। जो पीडीमक्स में जो आपने 30 चैनल की वायरिंग की होगी, ये पूरे के पूरे 30 चैनल को प्रोटेक्ट कर पाएगा। यदि आप प्रॉपर जो है प्रोग्रामिंग कर लेते हैं तो आपको पूरे 30 चैनल का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो ये अंतर है आरपी के प्रोटेक्शन में और इवन प्रोटेक्शन में। इसलिए हम आरपी का उपयोग नहीं करते हैं, इवन का उपयोग करते हैं, जिससे कि हमको पूरे 30 चैनल का प्रोटेक्शन, या हम बोले 30 नहीं तो मैक्सिमम जितने भी हो सकते हैं उतने का प्रोटेक्शन हमको मिल जाए। तो ये तो हो गया हमारा प्रोटेक्शन की बात। अब हम एक एक करके इनके उपकरण एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं। 12:12 हो रहा है, 12:20 पे हम वापस चालू कर लेंगे। एक ब्रेक कर लें। ब्रेक के बाद में हम सीसीओ के उपकरण समझ लेते हैं और एक वीडियो देख करके सेशन क्लोज करेंगे हम। सीआरई से शुरू करेंगे हम। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ओके।
मणि की आवाज आ रही है क्या मेरी? बढ़िया आ रही लखपत जी। ठीक है सर। सभी लोग वापस जुड़ गए। यस सर। ओके, तो हम पहला उपकरण ले लेते हैं, कंट्रोल रूम इक्विपमेंट। चित्र में आप देख रहे हैं कि कंट्रोल रूम उपकरण जो है वो इस तरह से हमको दिखता है। एक HMT इसमें आपको दिखेगी। HMT के बाद में आपको दो LED मिलेगी, माइक एक्टिव की और हैंडसेट एक्टिव की। एक आपको डिस्प्ले मिलेगा 7 सेगमेंट, स्पीकर वॉल्यूम, माइक वॉल्यूम कंट्रोल मिलेगा। यहाँ बैक में आपको स्पीकर कनेक्टिविटी और माइक कनेक्टिविटी के लिए 3.5 mm का जैक मिलेगा। एक RJ45 कनेक्टर मिलेगा जो कि आपकी 8 तार की केबल टेस्ट रूम से आ रही है, वो आप जोड़ेंगे यहाँ पे। और एक पावर सप्लाई ऑन ऑफ का स्विच आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पर 5x8 5 रो हैं और 8 आपके कॉलम हैं। तो 40 बटन का एक कीपैड आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये 40 बटन का कीपैड के बाद में आपको 5 स्पेशल फंक्शन बटन मिलेंगे। एक बटन यहाँ पे बनाना भूल गए हैं, LT कट नाम से एक और बटन है यहाँ पे। तो शिफ्ट का बटन है, जनरल बटन है, प्रोग्राम बटन है, LT कट बटन है और माइक बटन है। 5 बटन स्पेशल फंक्शन है। उसके बाद में 10 आपको नंबर की मिलेंगी, नंबर बटन मिलेंगे। अब ये कंट्रोलर को चूंकि हम नया CCO में हम नया एडवांस वर्जन लेकर के आए हैं प्रोसेसर का, तो हम यहाँ पर कंट्रोलर को फैसिलिटी दे रहे हैं कि वो सिंगल टच से ही किसी वे स्टेशन को घंटी दे सके। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है? DTO टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। DTO में हमें पता है 2 डिजिट का कोड बनाया जाता है। 2 डिजिट का बटन पुराने वाले कंट्रोल इक्विपमेंट में दबाने पड़ते थे, 2 बटन दबाने पड़ते थे किसी स्टेशन को कॉल करने हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बटन में वो 2 अंकों का कोड स्टोर कर देंगे। तो सिंगल टच के द्वारा वो 40 स्टेशन को एक बार में बुला सकता है। ये हमने कल की क्लास में चर्चा की थी कि एक कंट्रोलर के पास में 25 से 35 स्टेशन हो सकते हैं। इसको देखते हुए 40 का कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पे। लेकिन चूंकि DTMF में बोला गया है 99 स्टेशन के कोड बनाए जा सकते हैं, 99 कोड बनाए जा सकते हैं। तो यदि कोई कंट्रोलर ऐसा है जिसके पास में 99 स्टेशन हो जाएं, तो फिर घंटी कैसे देगा? तो उसकी पूरी व्यवस्था इसमें की गई है। 99 को घंटी देनी है तो कैसे करेगा? 40 बटन सिंगल टच से जाएंगे, ये 10 बटन सिंगल टच से जाएंगे तो आपके 50 बटन हो गए। फिर एक बटन दिया हुआ है यहाँ पे शिफ्ट के साथ में, जैसे आप कंप्यूटर के कीबोर्ड में देखते हैं शिफ्ट बटन के साथ में आप उन बटनों का उपयोग कर सकते हैं जिनमें एक बटन पे 2 तरह की डिजिट अंकित होती है। नॉर्मल बटन दबाएंगे तो नीचे वाली डिजिट आपकी प्रिंट होगी, टाइप होगी PC पर, और ऊपर वाले सिंबल को चाहिए आपको यदि तो शिफ्ट के साथ दबाना पड़े। तो ऐसे ही इसमें भी है कि आप शिफ्ट के साथ में जब इन बटन को वापस दबाना चालू करेंगे तो सेम बटन आपका दूसरा जो कोड हमने शिफ्ट के साथ में डाला हुआ है वो आपको डायल कर पाएंगे। तो 50 सिंगल टच से और 50 आपके शिफ्ट के साथ, तो 100 होते हैं। लेकिन चूंकि 3 डिजिट का कोड नहीं होता है, 100 जो है वो कोड होता नहीं है, तो इस तरह से 99 कोड कॉल कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं? आपने कनेक्टिविटी कर दी है, टेस्ट रूम इक्विपमेंट जोड़ दिया है, पावर सप्लाई मिल गई है इसको, आपको इसको प्रोग्राम करना है। तो पहले पावर सप्लाई बटन को बंद करेंगे और प्रोग्राम बटन जो दिया हुआ है लाल रंग से एक बटन है यहाँ पे, उस बटन को आप प्रेस करके पावर सप्लाई ऑन करेंगे। पावर सप्लाई ऑन करते ही आपका जो CRE है वो प्रोग्रामिंग मोड में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा PRG लिख करके आ जाएगा। ये क्या लिखेगा? PRG डिस्प्ले में आपको मिल जाएगा, मतलब आप प्रोग्रामिंग मोड में आ गए हैं। अब आपको प्रोग्राम करना है, तो चूंकि ये नई टेक्नोलॉजी है CCEO OFC पर, आप जब इसको लगाएंगे तो इसके पहले कुछ दूसरी पुरानी टेक्नोलॉजी चल रही होगी, है ना? उसको रिप्लेस करते हुए आप CCO लगाएंगे तो CCO फैसिलिटी देता है CRE में TRE में कि आप नए टेक्नोलॉजी के कंट्रोल रूम टेस्ट रूम इक्विपमेंट से पुरानी टेक्नोलॉजी के वे स्टेशन इक्विपमेंट को कॉल कर पाएँ। तो फैसिलिटी हमें प्रोग्रामिंग मोड में मिल जाती है। कैसे फैसिलिटी मिलेगी? माइक बटन के द्वारा वो फैसिलिटी मिलती है। माइक बटन का नॉर्मल मोड में काम क्या है? माइक को ऑन ऑफ करना। लेकिन प्रोग्रामिंग मोड में जब हम आते हैं तो माइक बटन हमको ऑप्शन देता है कि हम सिलेक्ट कर पाएँ वे स्टेशन के कोड को हमें क्लासिक मोड में सेट करना है। 2 मोड होते हैं इसमें, क्लासिक मोड
और एक होता है डास्को मोड। क्लासिक मोड का मतलब हो गया कि नए उपकरण से पुराने बेस स्टेशन उपकरण को घंटी देना। कंट्रोलर का उपकरण नया है, लेकिन वो पुरानी टेक्नोलॉजी का जो कंट्रोल मास्टर के पास में कंट्रोल फोन लगा हुआ है उसको यदि घंटी देना चाहते हैं तो पहले आपको यहाँ पर उसको क्लासिक मोड में प्रोग्राम करना पड़ेगा। और यदि आप नए उपकरण से नए MTW के टेलीफोन को ही घंटी देना चाहते हैं तो आपको उसको डास्को मोड में प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं? प्रोग्रामिंग मोड में आ गए, माइक का बटन सिंगल टच करेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले में लिख करके आएगा क्लासिक मोड में स्टेशन कोड। दोबारा टच करेंगे माइक का बटन, दोबारा प्रेस करेंगे तो लिख के आएगा डास्को मोड में स्टेशन कोड। तीसरी बार माइक का बटन प्रेस करेंगे तो लिख के आएगा क्लासिक मोड में ग्रुप कोड। और चौथी बार माइक का बटन प्रेस करेंगे तो लिख के आएगा डास्को मोड में ग्रुप कोड। तो ये हम इस तरह से प्रोग्रामिंग इसमें CRE में कर सकते हैं। तो हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं? मान लेते हैं हमें दोनों मोड सेलेक्ट करना है और हमको इस बटन पर, जो पहला बटन है, इसमें हमको 21 नंबर का कोड क्लासिक मोड में भी देना है और 21 नंबर का कोड डास्को मोड में भी देना है। कोई एक स्टेशन है जहाँ दोनों तरह के टेलीफोन लगे हुए हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी वाला और CCO वाला, तो 21 नंबर कोड हमने वहाँ सेट करवाया है। तो हम कैसे करेंगे? हमने प्रोग्रामिंग मोड में आ गए, माइक का बटन सिंगल टच करेंगे। सिंगल टच में क्या ऑप्शन देता है? क्लासिक मोड। फिर उसके बाद में हमें टच करना है 2 और 1, क्योंकि यही कोड है स्टेशन का। ये कोड हमने दिया 2 1, और उसके बाद में हम प्रोग्राम बटन दबाएंगे। प्रोग्राम बटन दबाने के बाद में 3 बीप की आवाज़ निकलती है मशीन से। 3 बीप की आवाज़ बंद होने के पहले पहले हमें वो बटन दबा देना है जिसमें ये कोड डालना है। तो वो कोड हमने उसमें डाल दिया। तो कोड डालने के लिए वो बटन दबाएंगे तो वो बटन प्रेस करके रखना है, जिससे कि लंबी बीप की आवाज़ आप सुन लें। लंबी बीप की आवाज़ सुनने के बाद में ही ये बटन आपको छोड़ना है। तो ये जैसे ही आपने लंबी बीप की आवाज़ सुन ली, इसका मतलब है क्लासिक मोड में इसमें आपको स्टेशन कोड प्रोग्राम हो गया है। अब आपको इसी बटन पे आपको डास्को मोड में 21 देना है। तो कैसे देंगे? माइक का बटन फिर से सिंगल बार टच करेंगे, पहले क्लासिक लिखा हुआ था तो अब आपको लिख करके आ जाएगा डास्को मोड में स्टेशन कोड। 2 दबाएंगे, 1 दबाएंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे। शिफ्ट बटन दबाते ही क्या होगा? LED होल्ड हो जाएगी, आपकी LED जल जाएगी और होल्ड रहेगी। फिर प्रोग्राम बटन दबाएंगे, 3 बीप के पहले आपको वापस यही बटन दबा देना है। ठीक है, तो ये आपने 21 विदाउट शिफ्ट और शिफ्ट के साथ में 21 कोड एक नंबर को दे दिया। ऐसे ही आप पूरे 40 बटन को प्रोग्राम कर सकते हैं। ये जो 10 बटन है इनको प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं होती है, प्री प्रोग्राम्ड होते हैं। ये 10 बटन किसके लिए हैं? लोकल टेलीफोन इक्विपमेंट। आपने पीछे चित्र देखा है, लोकल टेलीफोन इक्विपमेंट में आपको कितने कनेक्शन मिलते हैं? 20 कनेक्शन मिलते हैं आपको यहाँ पर, 20 टेलीफोन। तो लोकल टेलीफोन इक्विपमेंट हो गया, और साथ में ये जो 10 बटन हो गए, इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग हमको नहीं करनी पड़ती है, कंपनी की तरफ से प्रोग्राम आता है। करना क्या है? केवल आपको LTE उपकरण में वो जो 10 तार की फ्लैट रिबन केबल है उसको जोड़ देना है, 48 वोल्ट की सप्लाई थ्रू कर देनी है, और इसमें जो 20 पोर्ट हैं उस 20 पोर्ट से कनेक्शन उठा करके यार्ड में जहाँ भी आपको देने हैं कनेक्शन उधर दे देना है। LTE में सुविधा क्या है कि आपको इसमें स्टेशन कोड भी प्रोग्राम नहीं करना है। इसमें नंबर डले हुए हैं 1 से लेकर के 20 तक। इस पोर्ट से टेलीफोन उठाएंगे वही नंबर उस पोर्ट का कोड नंबर भी हो जाएगा। जैसे आपने एक नंबर से उठाया, एक नंबर पोर्ट से टेलीफोन उठाया और आपने मान लो दे दिया स्टेशन मास्टर को, तो उसका कोड हो जाएगा 01। 20 नंबर से उठाया, AK1 पे दे दिया तो हो जाएगा, उसका कोड हो जाएगा 20। ठीक है, तो कंट्रोलर को क्या करना है? सिंपल टच करेगा इन बटन को, तो 1 से लेकर के 10 नंबर तक के जो पोर्ट हैं आपके LTE के उनको घंटी जाएगी, और शिफ्ट के साथ वापस इनको लेगा तो 11 से लेकर के 20 तक की घंटी चली जाएगी। इनको प्रोग्राम नहीं करना होता है। ये तो प्रोग्रामिंग हमने देख ली किस तरह से करते हैं। प्रोग्रामिंग करने के बाद में आपको पावर सप्लाई बंद करनी है, वापस चालू कर देंगे तो नॉर्मल मोड में आप आ जाएंगे। नॉर्मल मोड में अभी आपका माइक बटन जो है ऑन ऑफ का काम करेगा, माइक को ऑन ऑफ करने का काम करेगा। अब इसमें हम स्पेशल फंक्शन बटन है उनका काम देख लेते हैं। माइक तो देख लिया हमने, शिफ्ट भी देख लिया, प्रोग्राम भी देख लिया। अब दो बटन बचते हैं, एक यहाँ पर LT कट बटन बचता है और एक यहाँ पे जनरल कॉल का बटन बचता है। जनरल कॉल में आप क्या करेंगे? इस बटन को जब प्रेस करेंगे तो जितने भी स्टेशन कनेक्टेड हैं सभी को घंटी जाएगी। LT कट जो बटन है उसका उपयोग कंट्रोलर को तब करना होता है जब वो देखता है कि लोकल टेलीफोन से जो 20 कनेक्शन जा रहे हैं या जितने भी कनेक्शन जा रही हैं, उन्होंने स्टेशन मास्टर ने क्या किया हुआ है कि अपने कंट्रोल फोन की HMT आउट रख दी है।
और उसके कमरे में जो भी बातचीत हो रही है वो बातचीत कंट्रोलर की वर्किंग को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको फैसिलिटी दी गई है कि वो LT का बटन दबाएगा तो जितने भी LTE उपकरण से टेलीफोन गए होंगे सेक्शन यार्ड में वो सभी कंट्रोल पर नहीं आएंगे, बातचीत उनकी नहीं आएगी। अब यदि किसी यार्ड वाले को बातचीत करना है मास्टर से, कंट्रोलर से, तो उसको पहले ऑटो पे लेना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि भाई हमारी बातचीत इस पे नहीं हो रही है, LTE पर ये जो ऑटो कंट्रोल टेलीफोन है इससे नहीं हो रही है। तो कंट्रोलर क्या करेगा, वापस LTE कट बटन जो है इसको वापस प्रेस कर देगा तो LTE इनेबल हो जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी बात कंट्रोल रूम इक्विपमेंट की। ये इस तरह से हमको दिखता है। अब आते हैं अगले उपकरण पर जिसका नाम है TRE, टेस्ट रूम इक्विपमेंट। टेस्ट रूम इक्विपमेंट में हम पीछे देख कर क्या है, एक कनेक्टिविटी जा रही है 4 पेयर की CRE को, एक जा रही है 10 वायर की LTE को, एक जा रही है 4 वायर की RPE को दे रहे हैं और एक 4 वायर की आप दे रहे हैं कम्युनिकेशन चैनल या हम बोले PDMux को। ये जो कनेक्टिविटी निकलती है ये लाइन A और लाइन B, ये 600 ओम के इम्पीडेंस की कनेक्टिविटी होती है। जितने भी लाइन इंटरफेस हैं, लाइन इंटरफेस मतलब कंट्रोल रूम इक्विपमेंट, लोकल टेलीफोन इक्विपमेंट, लाइन ए, लाइन बी, इनको हम कट भी कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में जा करके और थ्रू भी कर सकते हैं। DTMF डायलिंग सपोर्ट करता है ये। इसमें 20 टेलीफोन LTE की कनेक्टिविटी मिलती है 2 वायर की LTE के द्वारा। ट्रांस और रिसीव का लेवल इंडिकेटर हमको यहाँ देखने को मिलता है डिस्प्ले में, 48 वोल्ट DC पे काम करता है और इसमें हम गेन सेटिंग कर सकते हैं -12 से 18 dB की गेन सेट हम इसमें कर सकते हैं। गेन सेटिंग क्यों करनी होती है, कभी ऐसा होता है कि कोई कंट्रोलर इस तरह का आ जाए जिसको ऊंचा सुनाई देता है तो सेक्शन की आवाज़ बढ़वानी होती है उसको, तो उसके पास में वैसे तो हमने CRE में वॉल्यूम कंट्रोल का बटन दे रखा है, यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल स्पीकर का, उसको भी बढ़ा घटा करके वो वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकता है। पर यदि उसको लगता है कि ये फुल हो गया अभी भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही तो वो टेस्ट टोन को बोल करके हम यहाँ पर गेन सेट कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट रूम इक्विपमेंट देखने में इस तरह से दिखता है। यहाँ पर एक स्पीकर दिखेगा, LCD डिस्प्ले दिखेगा, HMT दिखेगी आपको। यहाँ पर जो ट्रांस रिसीव के लेवल इंडिकेटर हैं वो यहाँ पर दिखेंगे LED के रूप में। ये वॉल्यूम कंट्रोल है इस स्पीकर के लिए। एक यहाँ जो HMT है, HMT के नीचे एक ढक्कन टाइप का आप देख रहे होंगे, इसके नीचे कनेक्टिविटी हमको TRE की देखने को मिलती है। क्या कनेक्टिविटी है, 48 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट करोगे, लाइन ए के 4 तार, लाइन बी के 4 तार, CRE के 8 तार, इतना कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ बॉटम पे एक 10 तार की फ्लैट रिबन केबल जोड़ने के लिए कनेक्टर मिलेगा जो कि जाएगा LTE को। LTE में जब आप देखोगे तो ये आपको देखने पे आ रहा है, ये LT1 लिखा हुआ है, LT2 लिखा हुआ है, LT3, ऐसे ये 20 पोर्ट आपको कनेक्शन में मिलेंगे। 2 तार की कनेक्टिविटी यहाँ से आपको मिल जाएगी। कंपनी आपको एक फैसिलिटी और देती है कि एक कनेक्टर दे देती है, ये 20 पेयर, 20 तार के जो 20 पेयर हैं इस कनेक्टर के द्वारा आप फोन पर ले जा करके भी कनेक्ट कर सकते हैं। जब कभी कोई मास्टर बातचीत करेगा, स्पोर्ट का मास्टर बातचीत करेगा, HMT जैसे ही वो उठाएगा उसकी LED ग्लो हो जाएगी, तो टेस्ट रूम वाला देख पाएगा कि भाई ये मास्टर बातचीत कर रहा है, मतलब इसका टेलीफोन वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है, तो ये एक इंडिकेशन है टेस्ट रूम के लिए कि वो देख सकता है कि कौन सा उपकरण काम कर रहा है कंट्रोल का। TRE, ये MTW की हम बात करें, मल्टी टेलीफोन वे स्टेशन इक्विपमेंट कहाँ यूज़ करते हैं इसको, हम यूज़ करते हैं वे स्टेशन पर। 2 वायर के 4 कनेक्शन हमको मिलते हैं इसमें से। डायलिंग फैसिलिटी हम दे सकते हैं, लेकिन ये कैसे मोड में रहेगी, पल्स मोड में रहे। 2 टोन आप पल्स मोड और टोन मोड में आप कर सकते हो। आपका जो टेलीफोन है उसको तो पल्स मोड में सेट करना है कंट्रोल चलाने के लिए। 2 डिजिट का कोड दे सकते हैं। कितने कोड बनाए जा सकते हैं वे स्टेशन पर, 01 से लेकर के 97 तक। अब उसमें तो बोला है 99, तो 2 अंक रह गए हैं, 2 कोड रह गए, 98 और 99। तो 98 जो है वो टेस्ट रूम को बाय डिफ़ॉल्ट कोड दे रखा है कंपनी ने, और 99 जो है वो टेस्ट कंट्रोल रूम इक्विपमेंट को कोड दे रखा है। मतलब यदि वे स्टेशन चाहे कंट्रोल रूम को बुलाना है या टेस्ट रूम को, तो वो ये कोड डायल करेगा। तो ये कोड डायल करते ही कंट्रोल रूम या टेस्ट रूम के जो उपकरण है CRE TRE उनमें घंटी बजने लगेगी। ठीक है, 3 डायलिंग परमिशन मोड है। डायलिंग परमिशन का मतलब है कि वे स्टेशन डायल कर पाए। किसको डायल करेगा, कंट्रोलर को डायल कर सकता है, अड़ोस पड़ोस के स्टेशन मास्टर को डायल कर सकता है। तो 3 मोड दे रखे हैं। 3 मोड का मतलब है कंट्रोल को सेक्शन वे स्टेशन को डायलिंग देनी है, पहला मोड।
दूसरा मोड है वे स्टेशन को डायलिंग नहीं देनी है। तीसरा मोड में आता है वे स्टेशन को किन्हीं 4 लोगों को डायलिंग अलाउ करनी है। तो 3 मोड बता रहा है वो, क्या है 3 मोड, नहीं देना है और या किन्हीं 4 को देना है। तो हम जब मैनुअल पढ़ते हैं टेलीकॉम मैनुअल, तो उसमें हम देखते हैं कि सेक्शन कंट्रोल हो गया, डिप्टी कंट्रोल हो गया, आपका टीपीसी हो गया, टीएलसी हो गया, जनरली इनमें हम डायलिंग नहीं देते हैं। सेक्शन कंट्रोल या हम एक स्पेशल कंडीशन में हम डायलिंग देते हैं इनको। ये जो 4 कंट्रोल मैंने आपको बताया, स्पेशल कंडीशन क्या है, जब सेक्शन में गाड़ियां गिनती की हों, 4-5 गाड़ियां दिन में चलती हों सेक्शन कंट्रोल पे या डिप्टी पे या टीएलसी टीपीसी पे, तो हम उसमें वे स्टेशन को डायलिंग दे देते हैं कि भाई आपका जो स्टेशन मास्टर है वो आजू बाजू के स्टेशन मास्टर से बात कर सके या कंट्रोलर से बात कर सके डायलिंग करके। लेकिन यहाँ जहाँ पे आपकी गाड़ियाँ दिन की 50-100 गाड़ियाँ निकल रही हैं जिस सेक्शन में, उस सेक्शन में आप टीएलसी टीपीसी सेक्शन और डिप्टी कंट्रोल को डायलिंग वे स्टेशन को नहीं देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसको देते हैं। तो एसएनटी कंट्रोल हो गया, अपने जो ईएसएम तैनात हैं स्टेशन पर उनको अपने जेई एसएससी या एसएनटी कंट्रोल फॉल्ट कंट्रोल जो होता है एसआई फॉल्ट कंट्रोल, उनसे बातचीत करनी है तो वो डायल करके बातचीत कर सकता है। इसी तरह से इंजीनियरिंग कंट्रोल होता है जिसमें पीडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूआई और सीपीडब्ल्यूआई जो सेक्शन में तैनात हैं उनको आपस में बातचीत करनी है या उनको अपने पीडब्ल्यूआई कंट्रोल रूम से बातचीत करनी है, उनको हम डायलिंग परमिशन दे देते हैं। 600 ओम की वर्किंग पे काम करता है, 48 वोल्ट सप्लाई है। एमटीडब्ल्यूई में हम 3 तरह की गेन सेट कर सकते हैं, लो मीडियम हाई। तो लो में -6 dB का गेन होता है, मीडियम में 0 dB का गेन सेट होता है और हाई में +6 dB का गेन सेट होता है। जनरली हम जो गेन सेट करके रखते हैं वो मीडियम पे रखते हैं 0 dB पर। इसमें 4 पोर्ट होते हैं, जो 4 टेलीफोन कनेक्ट करने हैं ना, 4 पोर्ट होते हैं। जैसे आपने पीछे एक चित्र में देखा LTE, तो LTE में क्या नंबर दिए हैं उसने, LT1 LT2 LT3। इसी तरह से MTWE के जो 4 पोर्ट होते हैं उसमें उन्होंने नंबर दिए हैं ST1 ST2 ST3 ST4। तो उसमें वो बोलता है कि जो पहला पोर्ट है ST1 वो प्रोग्रामिंग का पोर्ट है। इस कंपनी में, मार्वल कंपनी में। लेकिन वेंट्रॉन कंपनी क्या बोलती है कि जिस पोर्ट पर आप टेलीफोन जोड़ेंगे उस पोर्ट पर उसी टेलीफोन के द्वारा प्रोग्रामिंग कर पाएंगे, सिर्फ उसकी। लेकिन मार्वल कंपनी क्या बोलती है कि ST1 पर टेलीफोन जोड़ो और बाकी चारों, मतलब ST1 ST2 ST3 ST4 चारों को प्रोग्राम कर सकते हो एक ही पोर्ट से। वेंट्रॉन क्या बोलती है, अलग अलग पोर्ट से अलग अलग उसी पोर्ट की प्रोग्रामिंग आप कर पाओगे। ये जो टेलीफोन कनेक्शन निकलता है 2 वायर का, इसको हम कितनी दूरी तक ले जा सकते हैं, 1200 ओम तक की दूरी तक ले जा सकते हैं। 1200 ओम का मतलब क्या हो गया, जो केबल आप जोड़ेंगे उसका लूप रेजिस्टेंस। तो 1200 ओम का मतलब हो गया, मान लो आप PIJ केबल जोड़ते हो 0.5 mm की, तो उसका एक पेयर का लूप रेजिस्टेंस 1 किलोमीटर का होता है 182 ओम। इसको हम राउंड फिगर कर दें मान लो 200 ओम, तो आप 6 किलोमीटर तक जा सकते हो। ये मतलब हुआ इसका 200 ओम 200 ओम 200 ओम 6 किलोमीटर तक 1200 हो जाएगा। तो आप 0.5 mm की केबल पर यदि कनेक्शन देना चाहते हो तो 6 किलोमीटर तक जा सकते हो, ऐसा ये बता रहा है। लेकिन MTWE आप लगाते कहाँ हो, केबल हट में लगाते हो। केबल हट कहाँ बनती है, स्टेशन मास्टर के आसपास, ASM रूम के आसपास। तो वो मुश्किल से 100 मीटर भी केबल नहीं दौड़ रही होती है हमारी जो नॉर्मल ऑटो टेलीफोन है, लेकिन आप चाहो तो 6 किलोमीटर तक जा सकते हो उसमें, ऐसा ये बोलता है। MTWE में जो प्रोग्रामिंग होती है इसमें हमें क्या करना, सेट करना पड़ता है, हमको इसको कोड सेट करना पड़ता है। इसमें हमको डायलिंग परमिशन सेट करनी होती है, गेन सेटिंग करनी होती है, और इसमें हम जो टेलीफोन पर जो HMT होती है उस HMT का हैंडसेट टाइम आउट, कितनी देर HMT बाहर रहे तो चलती रहे और कितनी देर के बाद में बंद हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, हैंडसेट टाइम आउट। रिंग ड्यूरेशन, घंटी बजेगी तो कितनी देर बजे। रिंग पैटर्न, किस तरह के पैटर्न पर घंटी बजे, ये सब हम सेट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग करके। बताया है यहाँ पे कि ST1 पर टेलीफोन लगाओगे तो प्रोग्रामिंग होगी। तो इसमें हमको 2 फैसिलिटी कंपनी देती है, पुरानी सेटिंग देखना और नई सेटिंग करना। तो जब आप या कोई TCM जाता है सेक्शन में कोई फेलियर अटेंड करने, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई पहले आप पुरानी सेटिंग देख लो कि क्या सेटिंग कर रखी है। क्या सेटिंग मतलब गेन क्या सेट है, वे स्टेशन का कोड क्या सेट है, डायलिंग परमिशन दी है कि नहीं दी है। तो इसको सेट को जब देखना होता है तो 4 डिजिट डायल करनी होती है। कितनी डिजिट डायल करनी होती है, 4 डिजिट डायल करनी होती है देखने के लिए। लेकिन यदि सेटिंग करनी है नई तो 6 डिजिट की डायलिंग करनी होगी। अब ये डायलिंग या हम बोले प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं, तो प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या होता है, आगे एक चित्र दिया है नहीं दिया है,
प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या होता है कि जो MTW होता है उसके डिस्प्ले के ऊपर एक छोटा सा होल होता है, उसमें अंदर एक स्विच होता है। तो इसको एक बारीक बोले अलाइनर पतला जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसको हम डालेंगे अंदर। तो बटन प्रेस करके रखना है और यहाँ पर उसमें एक पावर सप्लाई का बटन दिया होता है MTW में। पावर सप्लाई के बटन को बंद करेंगे, बटन दबाएंगे और पावर सप्लाई चालू करेंगे। तो चालू करते ही यहाँ पर आपको PRG लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब आप प्रोग्रामिंग मोड में आ गए। यहाँ पे एक ढक्कन होता है, उस ढक्कन को निकालेंगे तो आपको चारों पोर्ट दिखेंगे। इस ढक्कन को हटाने पे आपको कनेक्टिविटी क्या क्या मिलती है। एक आपको कनेक्टिविटी मिलेगी पावर सप्लाई की, कितना पावर जोड़ना है आपको, 48 वोल्ट DC। फिर एक कनेक्टिविटी आपको मिलेगी 4 वायर कंट्रोल की। जो ये 4 तार कहाँ से आ रहे हैं, ये 4 तार PDMux से आएंगे आपके। PDMux से जो चैनल उतरेगी आपकी, वो 4 तार आपको यहाँ पर जोड़ने हैं। फिर आपको 4 पोर्ट मिलेंगे, ST1 ST2 ST3 ST4, जिसमें आप ये टेलीफोन जोड़ेंगे। लेकिन प्रोग्रामिंग करनी है तो आप ST1 पर जो टेलीफोन लगा है उससे प्रोग्रामिंग करेंगे। कंडीशन क्या है, प्रोग्रामिंग मोड में लेके आना है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है पल्स मोड में आपका टेलीफोन होना चाहिए। आप क्या करेंगे, बटन दबा करके पावर सप्लाई ऑन करेंगे, प्रोग्रामिंग मोड में आ गया। HMT उठा करके बाहर रख देनी है, HMT से सुनाई नहीं देगा क्योंकि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। पहले हम बटन दबाएंगे 5211, क्या दबाएंगे 5211। तो 1 नंबर पोर्ट पर क्या वे स्टेशन का कोड सेट कर रखा है वो डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा। फिर हम दबाएंगे 5221, तो 2 नंबर पोर्ट, उसमें क्या कोड सेट कर रखा है पुराना वो देखने को मिल जाएगा, 5231 5241। इसी तरह से हम कोड डायल करेंगे 5215 5225 5235 5245। तो हमको ये पता पड़ जाएगा कि डायलिंग परमिशन दे रखी है कि नहीं दे रखी है। वैसे जनरली मैंने आपको बता दिया, सेक्शन डिप्टी TLC TPC को डायलिंग नहीं देनी है, SNT इंजीनियरिंग को डायलिंग देनी है। आप किस MTW पे जाकर के प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपके दिमाग में बैठा रहेगा ये कि भाई ये इसमें प्रोग्रामिंग दी हुई है या नहीं दी हुई है। ठीक है, आप गेन सेट करेंगे, गेन चेक कर लेंगे, उसको नोट डाउन कर लेंगे। और फिर मान लो आपको रीसेट करने के लिए बोला है, न्यू प्रोग्रामिंग करने के लिए बोला है, तो आप नई प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको नया चार्ट देखना पड़ेगा, 6 डिजिट का कोड डायल करना पड़ेगा। कंपनी आपको एक फैसिलिटी देती है कि आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर दें, कंपनी के द्वारा जो पहले से प्री प्रोग्राम्ड है। कोड दबाना पड़ेगा 510500। जैसे ही आप ये कोड दबाएंगे तो आपके जो 4 टेलीफोन हैं इन पे ऑटोमेटिक नंबर सेट हो जाएगा, डायल कोड इसका 12 13 14 15। ST1 पे जो टेलीफोन पोर्ट है उस पर 12 नंबर कोड आ जाएगा, ST2 पे 13 आ जाएगा, ST4 पे 14 आ जाएगा, ST3 पे 14 आ जाएगा, ST4 पे 15 आ जाएगा। लेकिन आपका वे स्टेशन है, वे स्टेशन पे मान लो आपके 3 नंबर से आपने कंट्रोलर को मास्टर को टेलीफोन दे रखा है और इसमें कंट्रोलर को आपने कोड सेट कर रखा है 23, लेकिन आपने डिफ़ॉल्ट मार दिया है, डिफ़ॉल्ट में ये कोड आ गया, तो आपको ये कोड को चेंज करना पड़ेगा। कंपनी क्या बोलती है, जो अनयूज्ड पोर्ट होते हैं उसको आप 00 सेट कर दो। ठीक है, अनयूज्ड पोर्ट जो है उनको आप 00 सेट कर दो। और जो यूज पोर्ट है, जो आप यूज कर रहे हो मास्टर को टेलीफोन है ना, उसमें जो कोड है वो डाल दो। कोड डालना है तो कैसे डालेंगे, ये देखो यहाँ पे बोल रहा है वे स्टेशन का टेलीफोन कोड डालना है, तो आपको पहले डायल करना पड़ेगा 51, किस नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो 513, फिर ये 1, और उसके बाद में क्या कोड डालना है, कोड हमने दिया है 23, तो आपको डायल करना पड़ेगा 513123। तो ये आपके 3 नंबर पोर्ट पे 23 नंबर कोड चला जाएगा और यहाँ पर लिख करके आ जाएगा डिस्प्ले में 23, और ये जो तीसरे नंबर की LED है वो ग्लो हो जाएगी। तो इसका मतलब है 3 नंबर पोर्ट पे आपकी कोड चला गया 23। लेकिन उसने कंपनी ने क्या बोला है, अनयूज पोर्ट पे 00 डालना है, तो आप यहाँ डायल करेंगे फिर 511100, 512100, 514100, तो बाकी के 3 पोर्ट आपके 00 चले गए। अब यहाँ पर ये डायलिंग परमिशन के बारे में बोलता है, 0 1 2 3 ऑप्शन मिलते हैं। 0 मतलब बार करना है, 2 मतलब अलाउ करना है, और 1 का मतलब है कि आप उसको पार्शली अलाउ करेंगे 4 किसी नंबर को देने के लिए। तो हम 1 वाला कोड इस्तेमाल नहीं करते हैं, या तो हम पूरा देंगे, पूरा बंद करेंगे, या हम पूरा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। आपको लगता है कि वे स्टेशन की आवाज़ कम आ रही है या ज़्यादा जा रही है, तो उसकी आप गेन सेटिंग कर सकते हो, 0 1 2 लो मीडियम हाई। बाई डिफ़ॉल्ट ये 1 पे सेट हो जाता है, 2 करेंगे तो हाई हो जाएगी गेन, 0 करेंगे तो लो हो जाएगी गेन। कैसे सेट करेंगे हाई या लो,
कंट्रोलर को सेटिस्फाई कराने के लिए कंट्रोलर से बातचीत करके देखेंगे कि भाई आपको आवाज़ सही मिल रही है 2 पर, के 1 पर, के 0 पर। तो वो जिसमें सही बोलते उस पर सेट करके छोड़ देना है। बाय डिफ़ॉल्ट 1 पे सेट रहता है वैसे। टीवी एम्पलीफायर हमने देख लिया, आरपी देख लिया है, इवन पैचिंग देख लिया है। अगला सिस्टम है हमारा VoIP बेस्ड ट्रेन कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम। VoIP का मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब हो गया जो आप रेलनेट कनेक्टिविटी के लिए आपने राउटर वगैरह जोड़ रखे हैं, तो उस राउटर में हमको एक फैसिलिटी मिल जाती है कि हम उसमें वॉइस भी भेज सकते हैं एक्स्ट्रा। तो इसका एक उपयोग करके हम कंट्रोल भी चला सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम करते क्या हैं कि VoIP बेस्ड कंट्रोल चलाने के लिए हमको 2 सेटअप चाहिए होते हैं। 2 सेटअप का मतलब हो गया कि आपको प्रत्येक स्टेशन पे लैन सेटिंग करनी पड़ेगी, लैन लगाना पड़ेगा। लैन का मतलब क्या हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क। और आपको नई टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी भी कंटिन्यू करनी है। उसके लिए पुरानी टेक्नोलॉजी कंटिन्यू करने के लिए आपको गेटवे भी लगाने पड़ेंगे। गेटवे क्या चीज़ हो गई, पुरानी टेक्नोलॉजी को नई टेक्नोलॉजी में इंटरफेस करना। इंटरफेस का मतलब क्या हो गया कि आप एक तरह का उपकरण है वो उसको दूसरी उसमें आपको सिस्टम में चलाना है, तो एक अलग से डिवाइस लगानी पड़ेगी आपको। चलिए, इसमें हम नई टेक्नोलॉजी में गए क्यों, तो नई टेक्नोलॉजी में हम जाते क्यों हैं, क्योंकि जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो सेचुरेट हो गई है, उसमें आप कोई नए आपके इन्वेंशन नहीं होने हैं। वैज्ञानिकों ने चूंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो पुरानी को छोड़ दिया है, अब नई पर वो लग गए हैं उसमें नई खोज करने के लिए। तो ये सोच करके ही हम नई टेक्नोलॉजी में ट्रांसफ़र होते हैं कि पुरानी टेक्नोलॉजी में अब कुछ नया करने को है नहीं। अब जैसे DTMF के लिए ये लिखते हैं कि ये कुछ ही जगहों पर इसमें अभी उपयोग कर रहे हैं DTMF का, रेलवे में कर रहे हैं या BSNL वाले कर रहे हैं। लेकिन आप देखोगे कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो क्या है, IP टेलीफोन की है। तो हम भी रेलवे भी क्या कर रही है, अब IP टेलीफोनी को रेलवे में लेकर के आ रही है। इसमें हमको फ़ायदा क्या मिलने वाला है कि जो पुरानी DTMF की कुछ जो एडवांटेजेस हैं उनका तो उपयोग हम करेंगे ही, लेकिन जो DTMF चलाने के लिए हमने पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया हुआ था उसका भी हम उपयोग कर पाएंगे। एक और फ़ायदा क्या है कि जो भी भविष्य में इन्वेंशन होंगे उसका हम उपयोग कर पाएंगे। VoIP में मैं आपको बताया कि हमें 2 चीज़ें चाहिए। लैन, लैन का मतलब क्या हो गया कि आपको जो टेलीफोन लगाने हैं कंट्रोलर के पास में, स्टेशन मास्टर के पास में, सर्वर लगाना है, NMS लगाना है, उसके लिए आपको कनेक्टिविटी कैसी चाहिए, RJ45 केबल कनेक्टर के द्वारा, जो कैट केबल है उसके द्वारा आप जोड़ पाएँ। और इन सबको जोड़ने के लिए लैन लगाते कैसे हैं, स्विच के द्वारा। तो स्विच लगाना पड़ेगा आपको। एक स्विच कहाँ लगेगा, एक स्विच लगेगा आपका कंट्रोल रूम इक्विपमेंट में और एक स्विच आप लगाओगे वे स्टेशन पे, और इन स्विच को आपस में जोड़ दोगे रेलवे के OFC नेटवर्क के द्वारा। ठीक है। एक हम ब्लॉक डायग्राम हम देख लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम में देखो एक ये लैन लगाया हुआ है, ये कहाँ लगाया हुआ है लैन, कंट्रोल रूम में, डिविजनल हेडक्वार्टर में ये लैन लगाया है। इस लैन से आप देखोगे ये जितने भी कंट्रोलर बैठे हुए हैं सभी को एक एक कैट केबल दौड़ा करके उनका जो टेलीफोन है वो जोड़ दिया गया है। फिर आपने एक सर्वर जोड़ रखा है। सर्वर जो है डुप्लीकेट मोड में है। डुप्लीकेट मोड क्या होता है कि 1+1, तो स्टैंड बाई भी एक साथ में स्पेयर है। लेकिन इसमें एक फैसिलिटी दी गई है, इसमें इन्होंने फैसिलिटी क्या दी है कि एक दूसरे किसी स्टेशन पर भी एक सर्वर लगाया हुआ है। मान लो कंट्रोल रूम में आग लग गई किसी गलती के कारण या कभी अनहोनी हो गई, तो किसी दूसरे स्टेशन पर सर्वर होने से भी हम कंट्रोल को ऑपरेट करा पाएंगे, कंट्रोल चला पाएंगे। तो दूर की किसी डिस्टेंट साइट पे भी हम एक सर्वर मेंटेन करके रखेंगे। फिर आपको क्या करना है, चूंकि नई टेक्नोलॉजी है, IP बेस्ड है, इसमें आपको पुराने सिस्टम को भी सपोर्ट कराना है। पुराना सिस्टम क्या है कि जो पुराने कंट्रोल हैं DTMF पे चलने वाले, या आपका जो रेलवे एक्सचेंज की कनेक्टिविटी है जो कि DTMF पे काम करती है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक गेटवे लगाना पड़ेगा, FXO गेटवे। गेटवे के द्वारा हम इस लैन को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब आप और क्या कनेक्ट करेंगे, वॉइस रिकॉर्डिंग कनेक्ट करेंगे, इवेंट नोटिफिकेशन जो डाटा लॉगर होता है उसको कनेक्ट कर देंगे, NMS कनेक्ट कर देंगे। इमरजेंसी कंट्रोल चलाना है, इमरजेंसी कंट्रोल तो 4 वायर पे चल रहा है, 6 पॉट केबल पे, लेकिन यहाँ पर कंट्रोलर को सुनाना है, कंट्रोलर तो सुन पाएगा लैन के द्वारा, RJ45 कनेक्टर और केबल के द्वारा। तो यहाँ पर भी हमें एक गेटवे देना पड़ेगा जो कि ये 4 वायर सर्किट जो 6 पॉट का है उसको कन्वर्ट कर पाए लैन के हिसाब से।
तो ये कनेक्टिविटी हमने दे दी, और ये कनेक्टिविटी हमने किसको दे दी? रेलवे के आईपी नेटवर्क। मतलब क्या हो गया, जो आपने ओएफसी बिछाई हुई है सेक्शन में आप कनेक्ट कर दोगे लैन को। आप पहुंचोगे कहाँ? वे स्टेशन। वे स्टेशन में फिर से आपको लैन लगाना पड़ेगा। लैन लगाने का मतलब होता क्या है? स्विच लगाना। स्विच से डायरेक्ट कंट्रोल टेलीफोन निकल जाएगा। पुराने समय में आपको 8 टेलीफोन लगाने पड़ते थे। 8 बोल रहा हूँ, 6 टेलीफोन लगाने पड़ते थे स्टेशन मास्टर के केबल पे। कौन से 6 टेलीफोन? सेक्शन, डिप्टी, टीएलसी, टीपीसी, एसएनटी, इंजीनियरिंग। तो 6 टेलीफोन उसकी टेबल घेर लेते थे। अभी जो नई टेक्नोलॉजी है इसमें क्या होगा, एक ही टेलीफोन लगाना है, इसी पे सभी कंट्रोलर बात कर पाएंगे क्योंकि वो सभी एक ही लाइन से जुड़े हुए हैं। फिर आपने ये जो 6 कॉर्ड आ रही है इमरजेंसी सॉकेट लगाते हुए सेक्शन में, इसको वापस आप जोड़ोगे एक गेटवे लगा करके, और ये गेटवे से लैन के द्वारा आपका सेक्शन इमरजेंसी कंट्रोल हेडक्वार्टर को कनेक्ट हो जाएगा। फिर आपने एक और गेटवे लगाया हुआ है। ये गेटवे के द्वारा आप इस जो एक्सचेंज की कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी आप इस स्टेशन पर एनालॉग डीटीएम टेलीफोन लगा करके भी दे सकते हो। तो मतलब कंट्रोल वर्किंग के लिए आईपी टेलीफोन लगेगा, और नॉर्मल ऑटो टेलीफोन भी आप यहाँ पर दे सकते हो। इसी तरह की कनेक्टिविटी प्रत्येक स्टेशन पर रहेगी आपकी। चित्र देख लेते हैं। कंट्रोलर के पास में जो उपकरण लगेगा वो इस तरह से दिखता है। टच स्क्रीन रहेगा। प्रत्येक स्टेशन पर उसको टच करना है केवल स्टेशन को, और घंटी चली जाएगी। कई बार ऐसा हो सकता है कि टच नहीं काम कर रहा है तो उसको कीपैड भी दे रखा है। कीपैड के द्वारा भी वो डायल कर सकता है। 3 डिजिट का कोड बनाया जाएगा। 3 डिजिट का स्टेशन कोड रहेगा। पुराने में हम डीटीएम में देख करके आए थे 2 डिजिट, लेकिन यहाँ पर 3 डिजिट की प्रोग्रामिंग है। ये डायरेक्ट 230 वोल्ट पर सप्लाई पे काम करता है। मैं आपको जो पीटीटी स्विच, एक हम चर्चा करना भूल गए, आप लोग जानते होंगे मैग्नेटो टेलीफोन में पीटीटी स्विच होता था, प्रेस टू टॉक। ये स्विच होता इसलिए है कि भाई कंट्रोल पर जब कोई बातचीत कर रहा है तो उसको मास्टर को पहले ये स्विच दबाएगा तभी उसका ट्रांस जाएगा। ये इसकी उपयोगिता क्या है पीटीटी स्विच की, कि ये आपको बैटरी सेव करता है पहला, और दूसरा जो अनवांटेड नॉइज है स्टेशन मास्टर के चैम्बर में उसको कंट्रोल पर जाने से रोकता है। जब बटन दबाएंगे तभी कंट्रोल मास्टर की आवाज़ कंट्रोल सर्किट पर जाएगी। बटन यदि नहीं दबाया है, एचएमटी आउट पड़ी है, तो कमरे में जो भी बातचीत हो रही है स्टेशन मास्टर के वो कंट्रोल पर नहीं जाएगी। अभी इसमें एक सुविधा यह है कि तो कितने सारे कंट्रोलर बैठे हुए हैं कंट्रोल रूम में, और मास्टर के पास तो एक ही टेलीफोन है, तो स्टेशन फोन जो है उसका स्टेटस कंट्रोलर देख पाएगा, बिजी है, फ्री है, या नॉट रीचेबल है। तो ये डिस्प्ले आपको यहाँ पर ही तो हो जाएगा। टेस्ट रूम में जो टेलीफोन लगता है वो भी एक लगाते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए, फॉल्ट पकड़ने के लिए। आईपी बेस्ड कंसोल टेलीफोन होता है। यहाँ पर हम अलग अलग तरह के गेटवे जोड़ देते हैं, डीटीएम गेटवे जोड़ते हैं। ये आपके एक्सचेंज को इनेबल करता है कि एक्सचेंज के नंबर आप सेक्शन में दे पाएँ। फिर आपको वॉइस रिकॉर्डर के लिए कनेक्टिविटी रहती है, एनएमएस सर्वर की कनेक्टिविटी रहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव आईपी फोन की कनेक्टिविटी होती है। एक्सचेंज के लिए एफएक्सओ गेटवे होता है। एसएमएस गेटवे होता है कि कंट्रोलर चाहे तो वो एसएमएस टाइप करके किसी भी आईपी जो सीयूजी फ़ोन है उसको एसएमएस भेज सकता है। यहाँ से ईमेल भी भेज सकता है। आप, मैं देखो कहीं पे मैं भूल गया, एसएमएस ईमेल भी भेज सकता है कंट्रोलर, और उसको रिसीव भी कर सकता है। वे स्टेशन पे जाएंगे तो देखेंगे कि केबल हट में क्या कनेक्टिविटी है। आपका एसटीएम है, एसटीएम से कनेक्शन आ रहा है राउटर पर, राउटर से कनेक्शन आ रहा है आपके लैन एक्सटेंडर पर। लैन एक्सटेंडर क्यों लगाया जाता है? कि नेट कनेक्टिविटी आपको ज़्यादा दूरी तक ले जानी है। ये यदि आपका केबल हट और स्टेशन मास्टर के बीच की दूरी जो है 80 मीटर से कम है तो लैन एक्सटेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 80 मीटर वैसे जनरली हम बोलते हैं कैट केबल के लिए 100 मीटर थ्योरेटिकली, लेकिन 70-80 मीटर पे हम के बाद यदि लंबा होता है तो हम लैन एक्सटेंडर लगा देते हैं। तो लैन एक्सटेंडर के थ्रू हम स्टेशन मास्टर के ऑफिस को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक गेटवे लगेगा, इस गेटवे से इमरजेंसी कॉर्ड जोड़ देंगे, इमरजेंसी कम्युनिकेशन कॉर्ड केबल पे। स्टेशन पर एक गेटवे लगेगा जिससे कि हम ऑटो टेलीफोन जोड़ सकते हैं, और एक और नॉर्मल ऑटो टेलीफोन हम यहाँ पर दे देंगे। एक हम वीडियो देखेंगे 10 मिनट का, उसके बाद में क्लास को क्लोज करेंगे। ये 2 वायर के दौरान कंट्रोल टेलीफोन दिया जाता था। इसमें देख रहे हो आप कि कंट्रोलर मास्टर को डायलिंग फैसिलिटी ना मिले इसके लिए कीपैड यहाँ पर नहीं होता था। 4 वायर में इस तरह का टेलीफोन यूज़ होता था, इसमें भी कीपैड नहीं होता था स्टेशन मास्टर को। ठीक है, ये एक हमने कल चर्चा की थी इलेक्ट्रॉनिक एलसी गेट टेलीफोन की। तो ये जो स्टेशन मास्टर है उसका टेलीफोन है। यहाँ पर उसको 6 गेट को बुलाने के लिए कनेक्टिविटी बटन दिए हुए हैं।
ये 6 बटन के द्वारा वो 6 स्टेशन को बुला सकता है। यहाँ पर एक जो चित्र दिखाया है उसमें आप देख रहे हो कि स्टेशन ए से ये 2 गेट कनेक्टेड हैं, ठीक है, और स्टेशन बी से ये वाला गेट कनेक्टेड है केवल एक, ठीक है। तो ये पेयर जो है यहाँ पर इस सेक्शन में ये पेयर थ्रू नहीं है, मतलब ये स्टेशन से यहाँ तक की कनेक्टिविटी है और ये गेट से यहाँ इस स्टेशन तक कनेक्टिविटी है। डुअल पावर सप्लाई मैंने कल आपको बताया था, 12 वोल्ट से स्टेशन मास्टर को कनेक्ट करेंगे, 24 वोल्ट गेट टेलीफोन को देंगे। वॉइस लॉगर एक डिवाइस होती है जिसमें हम कंट्रोल पे जितनी भी बातचीत हो रही है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये एक यूनिट है, एक यूनिट में 4 चैनल होते हैं। ये 4 चैनल पर हम 4 कंट्रोल जोड़ सकते हैं। आप जनरली आपका टेस्ट रूम विजिट करेंगे आपके डिवीजन का, तो आप देखेंगे कि कंट्रोल तो जोड़ा ही गया है, सेक्शन कंट्रोल प्लस इमरजेंसी कंट्रोल इसमें हम दे देते हैं, और इसके बाद में जो इमरजेंसी नंबर होते हैं जैसे 138 हो गया, 1072 हो गया, जो कि हमको अधिकारी बताते हैं, वो नंबर भी हम इसमें दे देते हैं। उसमें जो भी बातचीत हो रही होती है वो रिकॉर्ड इसमें हो जाती है। इसमें रिकॉर्डिंग ये 2 तरह के मोड होते हैं, वॉक्स मोड होता है वॉइस एक्टिवेटेड, और नॉन वॉक्स मोड होता है। इसका मतलब हो गया कि जब कभी बातचीत होगी सर्किट पर तभी वो रिकॉर्डिंग होगी, और बाकी जब बातचीत नहीं हो रही है उस टाइम पर रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो इससे क्या होता है, आपकी जो मेमोरी आपने यूज़ कर रखी है वो मेमोरी सेव रहेगी। नॉन वॉक्स मोड में सभी रिकॉर्डिंग होगी, बातचीत भी रिकॉर्ड होगी और जो साइलेंट है वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा, तो ये मेमोरी ज़्यादा खाएगा, ठीक है। इसमें जनरली हम 15 दिन का बैकअप रखते हैं। 15 दिन के बाद में जब 16वां दिन आएगा, 16वें दिन पर जो भी रिकॉर्डिंग होनी है वो पहले दिन की रिकॉर्डिंग पर ओवरराइट हो जाएगी। इस तरह से हम करते हैं। रिकॉर्डिंग कैसे होती है, जो आपका ऑडियो सिग्नल है वो तो आता है 4 किलोहर्ट्ज़ में एनालॉग, लेकिन उसको वॉइस में कन्वर्ट करते हैं 64 kbps में और कंप्रेस करके उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई वॉइस लॉगर की। अब एक हम वीडियो हम देख लेते हैं और उसके बाद में हम क्लोज करेंगे वीडियो। ये रहा, ये बनारस डिवीजन में वीओआईपी बेस्ड पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लगाया गया है। इसको सुनेंगे, आप लोग आवाज़ सुन पा रहे हैं इनकी वीडियो की? वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। वीडियो की नहीं आ रही सर आवाज। वीडियो की आवाज़ नहीं आ रही जी सर, और कल पीडीएफ के लिए बोला था सर, वो भी नहीं डाले आप। वो दे दूंगा अभी। तो ये वीडियो मैं आपको डाल देता हूँ ग्रुप में, वीडियो ग्रुप में डाल देता हूँ, आप इसको सुन पाएंगे। और नोट्स मैंने देखिए ये पीसी पर डाल दिए हैं, ये पीसी पर नोट्स आ गए हैं, ये आपके नोट्स आपको मैं अभी डाल देता हूँ, और ये वीडियो भी शेयर कर देता हूँ लिंक, तो आप ये तीनों चीज़ें पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, कंट्रोल कंप्लीट हो गया है। इसका एक मैं आपको टेस्ट पेपर दे दूंगा, तो उसकी एक बार उसको कर लीजिएगा, अटेम्प्ट कर लीजिएगा, तो आपको पता पड़ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। चलिए मैं लीव करता हूँ। हाँ जी याद ही नहीं होता है। बोलिए, क्या बोल रहे हैं? कह रहे सर कि इसका वर्ड वगैरह सब याद ही नहीं होता। आपने काम नहीं किया ना, इसलिए याद नहीं होता। आप उसको 4 बार 3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और जब आप अभी इस सेक्शन में जाएंगे अब एज अ जेई, तो आप जब टेक्नीशियन आपके यहाँ पे काम करने आएंगे टेलीकॉम के, तो उनके साथ में बैठ करके थोड़ा सा समझ लेंगे तो फंडे क्लियर हो जाएंगे। वैसे आपको काम नहीं करना है, लेकिन भविष्य में आगे प्रमोशन लेना है यदि, और तो काम में आ जाएगा आपके। जो यूपीएसबीआई में काम आता है।